रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया रे? जस्ट बताना यस मुझे। सर। ओके ओके ओके, ठीक है सर, चलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर, गुड मॉर्निंग। सबको मेरा आवाज़ आ रहा है ना? नंदिनी, रोशनी, संपद, स्नेहेश, प्रियाक्षी, हाँ साउंड सर। क्लियर ना? ओके यस सर। ठीक है सर, चलो। तो फिर जनरल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, हाँ सर। तो जनरल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, या फिर ऐसे बोलो जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ। ऐसे सर ये तो सर पता ही है आप लोगों को, इन एग्जीक्यूटिव लेवल सीएस में आप लोगों को ये जो जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ का जो डिटेल्स पढ़ाया जाता है या फिर समझाया जाता है, ये काफ़ी वाइटल एक कॉन्सेप्ट है। बिकॉज लॉ का बेसिक्स बोल सकते हो, लॉ का एवरीथिंग, मतलब चाहे आप कोई भी लॉ पढ़ लो, कंपनी लॉ पढ़ लो, बिजनेस लॉ पढ़ लो, आप इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ लो, आप इकोनॉमिक लॉ पढ़ो, सिक्योरिटी लॉ पढ़ो, देयर आर लॉट्स ऑफ, मतलब लॉ का बहुत सारा एरिया कवर होता है। लेकिन सारा का सारा लॉ अगर एक जगह से अगर उसको देखा जाए तो वो जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ के अंदर से ही निकला हुआ है। ठीक है, मतलब एक जनरल आइडिया है, जिस जनरल आइडिया के बेसिस पे बाकी सारा लॉ को स्पेशलाइज्ड वे में बनाया गया है। ये तो आप लोगों को पता ही चल गया। तो ये जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ में ये कोई पहला क्लास तो है नहीं। आज हम लोग थर्ड टाइम डिस्कस करेंगे जिस पर्टिकुलर टॉपिक में। मतलब ऐसे तो यहाँ पर अलग अलग एक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, बट अभी हम लोग अलग अलग एक्ट के अंदर से बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अलग अलग एक्ट इन द सेंस, जैसे आप लोगों के साथ मैंने प्रीवियस सम लेक्चर्स में पेनल कोड में डिस्कशंस किया था, सिविल प्रोसीडियर्स में डिस्कशंस किया था, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में डिस्कशन किया था, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में डिस्कशन किया था। बहुत सारा ऐसे अलग अलग है जिन लोगों ने स्पेशलाइज्ड लॉ का टॉपिक ऑलमोस्ट बहुत सारा कर चुके हो, उसका ठीक है। जिन्होंने अभी भी पूरा सारा नहीं किया वो आगे आगे सारा टॉपिक करेगा। लेकिन हम लोग एकदम बेसिक चर्चा में हैं, लाइक सोर्स ऑफ लॉ, है ना? मतलब ये लॉ जो है इसका क्या सोर्स है। इसमें हम लोग लास्ट 2 वीक से इंडियन लॉ के बारे में काफ़ी बात की है कि इंडिया मतलब हमारा जो देश है भारत, इस भारत देश का नियम कानून पुराने ज़माने में कैसा हुआ करता था, कहाँ इसके बारे में लिखा होता था। तो भारत बहुत पहले से ही ना काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड एक कंट्री है, जानते हो ना आप लोग? हाँ, मतलब बहुत लोग ना ऐसे समझते हैं कि नहीं, सीरियसली, क्योंकि गलत बताया गया है कि बहुत जगह में हम लोगों के सामने ऐसा स्टोरी बताया गया, इस तरह से हिस्ट्री को लिखा गया जैसे हम लोग तो सर जंगल में रहते थे, और जंगल में रहते थे और हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब वेस्टर्न्स आके हम लोगों को कुछ सिखाया, उससे पहले हम लोगों को कुछ नहीं आता था। इट्स लाइक दैट, मतलब जिस तरह का अप्रोच दिखाते हैं, मतलब करंट जो एजुकेशन सिस्टम बोलो या फिर वेस्टर्न नेशंस का क्या बोलो सर, मतलब दादागिरी बोलो, एवरीथिंग। इसे इसमें मेरे को एक चीज़ आपको बताने का मन कर रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ इंडियन लॉ में, सोर्स ऑफ इंडियन लॉ में आज बहुत सारे बातें करेंगे। और इंडियन लॉ का पूरा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस तो मैं लास्ट वीक बताया भी था, और आज मैं आपके साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डिस्कशंस है एकदम हार्डकोर लॉ के अंदर, कि किस तरह से लॉ चलता है, डिसीजंस कैसे दिया जाता है, जज के सामने क्या क्या चुनौती आते हैं, जज उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं। देयर आर सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमारे देश का कस्टम्स, मतलब प्रथा, ऐसे सुनने में खराब लगता है कई बार, प्रथा सुन के क्या होगा, मतलब सीरियसली, बिकॉज कस्टम्स से क्या लेना देना। कस्टम्स मतलब आप समझ रहे हो ना, कस्टम मतलब वो कस्टम ड्यूटी नहीं, मतलब जो सदियों से चले आ रहे हैं, है ना, पुराने नियम को आज के डेट में क्या जरूरत है। बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठाते हैं। तो आज आपको ना पता चलेगा कि पुराने जो नियम हैं उसका कितना अहमियत है लॉ में। और जो मैं बात आपको कर रहा था कि भारत का जो नियम कानून, कोई भी कंट्री का नियम, उसके देश का लॉ ऑफ लैंड, वो एक दिन में नहीं बनता सर, वो बहुत दिनों से बनता है। और भारत बहुत पुराना है। इसका सबसे बड़ा, अगर आपको कभी भी किसी को मन हुआ देखने का कि भारत कितना पुराना है और कितना, मतलब इसका सिविलाइजेशन कितना स्ट्रांग है, इसके लिए दुनिया का सबसे पुराना शहर आज भी जीवित है सर। आपको कहाँ जाना चाहिए? ऐसे शहर थोड़ा काफी पुराना हो गया है, कोई बता सकते हो सर? वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट सिटी आज भी है सर। मैं किस शहर का नाम बोल रहा हूँ, कोई बोलेगा मुझे? भारत में ही है, वाराणसी। थैंक यू सर। ठीक है, आप बनारस जाओ, ठीक है, अब जाके आपको ऐसे लगेगा कि सर बहुत सारा चीज बहुत खराब है, गंदा है, ये है वो है।
डिफरेंट पॉइंट्स है, क्योंकि इसके पीछे भी अलग कहानी है। बट एक शहर कम से कम 4000-5000 साल पुराना, और भी पुराना हो सकता है, वी डोंट नो। सीरियसली अगर आप पुराने ढूंढोगे ना कि बनारस कितना पुराना है, ऐसे तो कहा जाता है कि शिव जी, मतलब शिव भगवान, जिसको हम लोग शिव भगवान बोलते हैं, शिव भगवान कैलाश से काशी आए थे और काशी में अपना घर बनाया था, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। ये फिर से कहानी हो गया, लेकिन इतना पुराना है काशी या बनारस। इतना पुराना हमारा नियम है। तो सुभाष बोस जब हिटलर से मिलने गया था ना, और आप लोगों को पता है ये हिटलर जो जर्मन का हिटलर है, ये मैं इसलिए आपको थोड़ा कहानी बता रहा हूँ कि आपको पता चलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि भारत या भारत का नियम कितना स्ट्रांग था। लेकिन हाँ, बाद में समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदला है। आज मैं आपके साथ वाइटल वाइटल पॉइंट बात करूंगा, बस आपको याद दिला रहा हूँ कि हिटलर के साथ जब सुभाष बोस मिलने गया था इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए, आज़ादी हिंद फौज बनाने के लिए, तो जर्मन में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बंदी भारतीय सेना जो ब्रिटिश के लिए लड़ने के लिए जर्मन के खिलाफ लड़ने गया था, जर्मन उसको बंदी बनाया था। उसको अपना सेना बना के, सुभाष बोस का इच्छा ये था कि आजाद हिंद सेना बना के और भारत में ब्रिटिश को अटैक करेगा, और इसमें जर्मन से हेल्प यही चाहिए था कि भाई आप छोड़ दो उनको, क्योंकि ये एक्चुअली ब्रिटिश है नहीं, ये तो भारतीय है। तो इसको बताते वक्त जब हिटलर बोला था कि भारत अच्छा ही तो है ब्रिटिश के पास, तो बोलता है कि तब सुभाष बोस डायरेक्टली हिटलर को चार्ज किया था कि आप अपने आप को आर्य कहते हैं। सीरियसली आपको पता है हिटलर अपने आप को आर्य मानता था, आर्जो, जिसको हम लोग बंगाली में आर्जो बोलते हैं, ठीक है। और आर्य मतलब बेसिकली जो इंडियन सुपीरियर कॉन्सेप्ट है उसको आर्य कहा जाता है, और जिसका एक चिन्ह होते हैं सर स्वस्तिक, आप लोग जानते हो हमारे पूजा विधि शादी वगैरह में हम लोग स्वस्तिक ड्रॉ करते हैं। और हिटलर के समय में जर्मन का नेशनल जो क्या बोलते हैं उसको, लोगो होता था, ठीक है, वो स्वस्तिक है। ठीक है, आई होप आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे या ज्यादा ही जानते होंगे। तो हिटलर को सब पता था, अकॉर्डिंग टू हिंदू, मतलब इंडियन कल्चर, इंडियन कॉन्सेप्ट, सब कुछ पता था उसको। तो सुभाष बोस डायरेक्टली चार्ज किया, आपको पता है आप किस देश के बारे में बात कर रहे हैं, हम आप लोग, और डायरेक्ट ये भी बोला था कि आप लोगों को तब शायद मतलब आप लोग शायद तब जंगल में रहते थे जब भारत इतना सिविलाइज्ड हुआ था। हमारे नियम कानून काफी पुराना है। हाँ, उसके उसको लेके विवाद, उसको लेके काफी पॉइंट आज के डेट में उठ सकता है, लेकिन पुराना है हमारा देश का नियम, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो सर ये सब बात मैं क्यों कर रहा हूँ सर, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना सोर्स ऑफ लॉ के अंदर किस तरह से इंडियन लॉ और भारतीय लॉ, उसके साथ साथ समय के साथ जैसे जब से मुगल इन्वेशन वगैरह हुआ है, फिर इस्लामिक जो भी कॉन्सेप्ट हमारे देश में काफी ज्यादा फैला हुआ है, तो उसका भी लॉ हमारे देश में चलता है, जो सोर्स ऑफ लॉ के अंदर काफी वाइटल पार्ट होता है। जैसे कि हिंदू पुराने जो प्राचीन नियम है वो भी आज के डेट में अवेलेबल है, लॉ उसको मानता है। उसके साथ साथ इस्लाम का भी जो नियम है उसको भी उतना ही रेस्पेक्ट के साथ संविधान में जगह दिया गया है। ठीक है, ये सब वेराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्सिटीज भी है। ठीक है, तो चलो सर, ये सोर्स ऑफ लॉ का बाकी जो पोर्शन है उसके बारे में आपके साथ में डिस्कशंस को आगे बढ़ाता हूँ। कुछ वाइटल कॉन्सेप्ट है, जैसे लास्ट दिन मैं आपको डेफिनेशंस बताया था, आई होप आपको याद होगा। अरे याद है या नहीं? यार लास्ट दिन का जो डेफिनेशंस वगैरह मैंने करवाया था, थोड़ा थोड़ा याद है या नहीं है? भूल गए क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो। পড়েছিলি কেউ বাড়িতে একটু? সম্পদ, পড়েছিলি? বল, গো থ্রু করেছিলি? ओके, ठीक है। देखो, हम लोग लास्ट क्लास में सोर्स ऑफ लॉ से डेफिनेशंस पढ़ना चालू किए थे, और उसके अंदर आपको मैं डेफिनेशंस और सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ के बारे में काफ़ी डिस्कशंस किया, जिसमें 4-5 तरह का डेफिनेशंस है। एक नेचुरल स्कूल है, ठीक है, एक नेचुरल स्कूल था, एक पॉजिटिविस्टिक था, एक हिस्टोरिकल था, एक सोशियोलॉजिकल था, और एक रियलिस्टिक था। ऐसे 5 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस को हम लोगों ने लास्ट वीक देखा था, है ना। तो वैसा ही आज और डेफिनेशंस पे बात नहीं करेंगे, आज फोकस एरिया थोड़ा अलग हो जाएगा, है ना।
आज डेफिनेशन से सिग्निफिकेंस से थोड़ा बाहर निकलेंगे और जो आप लोगों के मतलब किताबी बात, ठीक है, किताबी जो भी मतलब डिटेल्स हैं उसी के ऊपर बेस करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो नेचुरल पॉजिटिविस्टिक नेचुरल स्कूल में भी काफ़ी फेमस कुछ लोगों के बारे में बात हुआ था, मतलब जो डेफिनेशंस दिया था इसमें अल्पाइन, सिसेरो, जस्टिनियन डाइजेस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ सैल्मोन, बहुत फेमस लॉयर, मतलब इनको लॉ मेकर्स माना जाता है दुनिया भर में, न्यूजीलैंड से हैं, ठीक है। विनोग्राडॉफ, ठीक है। ऐसे फेमस केल्सन, ये भी बड़ा फेमस है। इस तरह से हिस्टोरिकल में सेविंग नीड्स का डेफिनेशन था, ठीक है, हेनरी मैन का, ठीक है। सोशियोलॉजी में हेरिंग का, रोस्को पाउंड का, ये भी बड़ा फेमस है, रोस्को पाउंड, ठीक है। रियलिस्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट देखा था। फिर हम लोगों ने सर ऐसे बात करते करते सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ के ऊपर तो दो दिन से बात कर ही रहे हैं सर, मतलब लॉ कितना वाइटल है। तो सोर्स ऑफ इंडियन लॉ के अंदर आपको मैं आज थोड़ा गहराई में लेके जाऊंगा, क्योंकि सोर्स ऑफ इंडियन लॉ, करेंट जो सोर्स है इंडियन लॉ का, ठीक है, करेंट जो सोर्स है उसमें एक है प्रिंसिपल सोर्स और एक होता है सेकेंडरी सोर्स। अब बात को समझो सर, एक है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन लॉ और एक हो गया सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ, ठीक है। तो पहले मैं आपको प्रिंसिपल सोर्स में बात करूंगा, ठीक है, और फिर मैं आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ में लेके जाऊंगा। तो ये प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन लॉ में अगर मैं आपको थोड़ा गहराई में लेके जाऊं तो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा सर कस्टम और कस्टमरी लॉ। फिर आता है सर जुडिशियल डिसीजंस एंड प्रेसिडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग एरिया सर, जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट्स। ये प्रेसिडेंट्स क्या होता है? हा? सर इन सिंपल कहा जाए तो जो पहले हुआ है उसको देख के आज के डेट में डिसीजन लेना, ठीक है। मतलब ये काफी हेल्पफुल है लॉ के लिए, मतलब अगर सिमिलर पैटर्न बार बार होता है तो ये लॉ को कभी काफी ज्यादा हेल्प करता है कि भाई ऐसा केसेस पहले भी हुआ है तो उससे डिसीजंस लिया जाता है। तो सिंपल ये प्रेसिडेंट्स कहलाते हैं। मैं आगे आगे आपको इसका और डिटेल्स में बताता हूँ। फिर आता है ये प्रेसिडेंट्स के अंदर भी ना और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्टेयर डिसाइसिस, ठीक है। इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है, डेफिनेशंस नहीं बोलेंगे, एक तरह का लॉ का टेक्निकल लैंग्वेज, ठीक है, जैसे कि स्टेयर डिसाइसिस, मैं आपको इसके बारे में बात करूंगा। और नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, बिकॉज आप लोगों को पता है कि ये लॉ काफ़ी डिटेल्स में है, और हमारा देश का जो लॉ है ना ये भी बहुत सारे देश को कॉपी करके भी बनाया गया, कॉपी इन द सेंस डिफरेंट कंट्रीज से। 1949 के टाइम पे जो संविधान को बनाया तो उसमें यूएस का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, ऐसा कोई कंट्री है नहीं शायद जिसका डिटेल्स देखा नहीं, ठीक है। तो स्टीयर डिसाइसिस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। प्रेसिडेंट, इसका भी मैं बात आपसे करूंगा, इसमें यूएस का कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको लूंगा, और इवन फाइनेंशियल क्राइम का एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मेरे को मिला है तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, जो ये रेलिवेंट डिसीजंस में आपके साथ में बात करूंगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये सब तो आएंगे, आगे आगे आएंगे, ये स्टेयर डिसाइसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपसे स्टैट्यूट्स एंड लेजिस्लेशंस की बात करूंगा, जुडिशियल डिसीजंस एंड प्रेसिडेंट्स में, कस्टमर्स और कस्टमरी लॉ में, एंड पर्सनल लॉ, इसमें हिंदू एंड मोहम्मदन लॉ एटसेट्रा, ये तो है ही, ठीक है। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका तो मैं आज इसको स्किप कर लूंगा, ठीक है, बिकॉज ये हिंदू लॉ का कॉन्सेप्ट, मोहम्मदन लॉ का कॉन्सेप्ट मैं पहले से ही आपके साथ आई थिंक एक अलग नोट्स भी मैंने आपको शेयर किया जिसमें आपको इंडियन लॉ का जो पूरा हिस्ट्री है वो पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ इंडियन लॉ का ही अलग दे दिया, तो आप वहां से आराम से देख सकते हो, और मैंने बता भी दिया। तो ये मैंने आपको ये लास्ट वाला पॉइंट छोड़ के बाकी पॉइंट में पूरा बात करूंगा आज, ठीक है। तो कस्टम्स और कस्टमरी लॉ, तो पहले थोड़ा ना कस्टम्स और कस्टमरी लॉ पे ध्यान देते हैं, ठीक है सर। इंडियन लॉ जो करेंटली है सोर्स ऑफ इंडियन लॉ, इसमें बहुत वाइटल है सर ये प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन लॉ में द एक्सप्रेशन सोर्स ऑफ लॉ हैज बीन यूज्ड टू कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स। These are many interpretations of the expression source of law, as there are schools, theories about the concept of law. The general meaning of the word source is origin. Source का मतलब क्या होता है? Origin, जहां से इसका उत्पत्ति है, ठीक है। There is a difference of opinion among the jurists about the origin of law. Yes, इसके बारे में अलग अलग लॉ मेकर्स का, जूरिस्ट का अलग अलग ओपिनियन है, कि किसी का मानना है यहाँ से आया है, किसी का मानना है वहां से आया है, ठीक है। तो अलग अलग मान्यता तो रहेगा, झगड़ा भी इसीलिए चलता है, ठीक है। और क्या बताऊं सर, सब ट्रुथ सीकर है, ढूंढ रहे हैं। ट्रुथ सीकर समझते हो ना, सीकर्स, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। सीकर्स मतलब जो कुछ ढूंढ रहा है, ठीक है, ठीक है। जैसे कोई सच्चाई को ढूंढता है, कोई भगवान को ढूंढता है, कोई नॉलेज ढूंढता है, आई डोंट नो कौन क्या ढूंढ रहा है, बट सभी सीकर्स बन जाओ सर, मजा आ जाएगा, ठीक है। झगड़ा करो, मतलब डिबेट लड़ो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीकर्स बन जाओ। जैसे कि ये जूरिस्ट भी अपने बीच में अलग अलग ओपिनियन देगा, फिर उस ओपिनियन का आपको
मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है, किसी ने कुछ कहा तो उसको क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, अच्छा है सर, क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्रिटिसिज्म हमेशा ना ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब सिर्फ विरोधी हैं इसलिए विरोध करेंगे, इट्स नॉट अ गुड थिंग। हाँ, मतलब विरोध करने के लिए विरोध करने का कोई मतलब नहीं है ना। विरोध देश के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए, कि भाई जो अल्टीमेटली समाज व्यवस्था को स्ट्रांग करेगा, जो इंसान के लिए करेगा। ऐसा नहीं कि जैसे करंट इंडियन पॉलिटिक्स, आपको क्या लगता है करंट इंडियन पॉलिटिक्स में कोई सच में मतलब जो विरोधी होते हैं, क्या वो सच्चाई का विरोध करते हैं? मतलब मैं जब भी देखता हूँ, नॉट जस्ट इन करंट एरा, इवन इन बिफोर दिस, जो गवर्नमेंट आज सेंट्रल में है या स्टेट में है, मतलब विरोधिता करने के लिए विरोधिता का कोई मतलब नहीं लगता, चाहे वो स्टेट के अगेंस्ट में हो, चाहे वो सेंट्रल के अगेंस्ट में हो। कई बार तो मैं देखता हूँ बिना कारण का विरोध चल रहा है, बिना कारण का, मतलब क्यों कर रहे हैं नहीं पता, बस हम लोग विरोधी हैं, विरोध करेंगे। मतलब ये करंट कल्चर बन गया, बहुत बेकार का कल्चर लगता है कभी कभी। ठीक है, ऑस्टिन, ये भी बड़ा फेमस है, इसके बारे में मैंने लास्ट वीक आपको बताया था। ऑस्टिन कंटेंट्स दैट अ लॉ ओरिजिनेट्स फ्रॉम सोवेरिन। ठीक है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग सोवेरिन, मतलब आप लोग समझते हो ना, जो बेसिकली पावरफुल जो भी हैं, जिस तरह से वो सोवेरिन पूरा कॉन्सेप्ट को चलाते हैं। ठीक है, उनसे लॉ बनता है, ये ऑस्टिन का मानना है। सेविंग्स का मानना है, सेविंग नीस का मानना है, ओरिजिन इन वोल्कजेस्ट। वोल्कजेस्ट मींस, वोल्कजेस्ट इज जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, जर्मन में बोलते हैं वोल्कजेस्ट, जनरल कंसियसनेस ऑफ द पीपल। ठीक है, ये चीज मेरे को बहुत पसंद आया, जानते हो, मतलब ये सोवेरिन, ये मेरा पर्सनल मानना है, ये सोवेरिन वही कर पाता है जो बेसिकली जनरल कंसियसनेस ऑफ द पीपल है, जो मैं आपको लास्ट वीक बताया था कि मतलब जनरल कंसियसनेस ऑफ द पीपल, मतलब किसी हर कंट्री का ना एक जनरल कंसियसनेस होता है। हाँ सर, आप लोग समझते हो, हर कंट्री में एक जनरल कंसियसनेस होता है कि नहीं होता? कंसियसनेस मतलब क्या? चेतना। हाँ सर, हर कंट्री में, ईच एंड एवरी कंट्री का अपना अपना एरिया है, अपना अपना रूल्स है, अपना अपना सिस्टम है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, ये मेरा मेरा अपना पर्सनल रिसर्च है, मैं कई बार करता रहता हूँ, तो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हर देश का अपना अपना रूल्स रेगुलेशंस क्यों होता है, बिकॉज वो उस एरिया का नेचर, नेचुरल फैक्टर, बहुत सारे रीजंस उसमें काम करते हैं। जैसे एक बार एक मैं सीरियस एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको, जस्ट 2 मिनट बताऊंगा आपको, कि एक बार एक इंडिया में, अपने कोलकाता में ही राजा बाजार एरिया में एक इस्लाम का एक प्रचार ग्रुप था, तो वहाँ गुजर रहा था, तो वहाँ पर फ्री में कोरन बांट रहा था, जो होली कोरन होता है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। तो मैंने जस्ट वहाँ से जा रहा था, तो मैं बोला कि आप लोग फ्री में कोरन दे रहे हैं? तो बोला यस, तो आपको लेना है? तो मैं बोला हाँ दीजिए, अगर फ्री में दे रहे हैं तो लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें। लेकिन तो फिर उन्होंने बोला कि सिर्फ कोरन लेना है कि अगर आपको कुछ कहना है तो आप वो भी कह सकते हैं। मुझे कहना है मतलब किस बारे में? मतलब रिगार्डिंग इस्लाम। ठीक है, तो मैं बोला कि मैं बोल सकता हूँ, आप समझ रहे हो ना, मैं राजा बाजार में खड़ा था और मुझे पूछा गया था, और मैं एक हिंदू हूँ ऑब्वियसली, तो मुझे वहां पर वो लोग पूछा कि भाई आप इस्लाम के बारे में अगर कुछ भी कहना चाहते हैं, अगर आपको कुछ भी लगता है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। हमने सच में? तो बोला हाँ दे सकते हो। हमने चलो बढ़िया है। तो फिर मैं कुरान भी लिया, और भी कुछ किताबें जो वहां पर वो लोग दे रहा था, मैं वो भी लिया। ठीक है, तो मैं बोला ऐसे ही, क्या कुछ पेमेंट या डोनेशन करना है? मैंने नहीं, कोई डोनेशन नहीं चाहिए, आप बस जो लेना चाहते हैं ले लो। मैं ले लिया। फिर मैं नियम के, एक्चुअली मेरे को ना कोई धर्म मैटर में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं कुछ नियम के बारे में बात किया। तो एक्चुअली वहां पर एक था कि इस्लाम में नारी बोल के एक था। ठीक है, इस्लाम में नारी, सीरियसली मैं आपको एक ओरिजिनल चीज बता रहा हूँ, क्योंकि कस्टम्स का बात चल रहा है, इसीलिए कस्टमरी लॉ पढ़ेंगे ना सर, तो कुछ कस्टम्स का मेरा पर्सनल एग्जाम, मतलब एक्सपीरियंस में आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों का भी अपना अपना हो सकता है। तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू, जो भी एक्सप्लेनेशन मेरे को उस दिन मैं दिया था, और जो भी मेरे को सुनने को मिला था, मैं आपको बता रहा हूँ। इट्स नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजियन। ठीक है, इट्स जस्ट एक क्या बताऊं सर, कस्टम्स। ठीक है, तो जैसे मैं उनको पूछा था कि कस्टम्स के बारे में मैं पूछा था, तो इट्स जस्ट लाइक दैट, कि उन्होंने मेरे को पूछा था कि मैं इस्लाम में नारी का जो था वहां पर, मतलब इस्लाम में औरत के बारे में था। तो मैंने बोला कि मैं क्या नारी के बारे में कुछ बोल सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, सब हमारे जैसे यूथ थे सर, ज्यादातर सब विद इन 40-45 के अंदर थे, और एडुकेटेड लोग थे, तो मेरे को भी थोड़ा सुविधा हुआ बात करने में। तो फिर मैं उनको जस्ट बोला कि जैसे इंडियन जो वेदर है, काफी ह्यूमिड वेदर है। ठीक है, मैं डायरेक्टली बोरखा में बात किया था। तो मैं बोला कि आप लोगों को नहीं लगता कि ये इंडियन वेदर में जिस तरह से आप बोरका पहन के रखो, मतलब लड़की लोगों को बोरका पहनना पड़ता है,
आई डोंट नो स्पेलिंग क्या है इसका बुर्का का एग्जैक्टली। तो मैं उनको पूछा कि हमें नहीं लगता कि इंडियन करंट जो हमारे देश के वेदर है, इस वेदर के साथ ये बुर्का सूट करता है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें आप लोगों को कुछ सुधार लाना चाहिए या फिर कुछ सोचना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा आपको समय के साथ साथ उसको कस्टम्स को थोड़ा सोचना चाहिए। और मैंने ये भी बोला उनको कि जो बोरका कॉन्सेप्ट है ये नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन अगर आप बेसिकली ये तो अरबियन नेशन से आया है। यहाँ पर धूप बहुत होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होता है, काफी ड्राई वेदर है, सन बहुत ही जोर का होता है, 40-45 के ऊपर हमेशा टेम्परेचर, 15 नियर अबाउट टेम्परेचर होते हैं वहां पर। नॉट जस्ट की औरतें, नॉट जस्ट वोमेन्स, मेंस भी बोरका पहनते हैं, आप लोग जानते हो है ना, अबू धाबी, दुबई, अरबियन नेशंस में मेंस भी बोरका पहनते हैं। तो मैं उनको बोला कि आप एक बार देखो, थोड़ा सा आपका नजर रखो, आपको समझ में आएगा कि ये पोशाक का जो धरन है, मतलब जो टाइप ऑफ पोशाक लोग पहनते हैं, ठीक है, उसके पीछे वहां का नेचर का कितना बड़ा हाथ है। आप बात समझ रहे हो सर? कस्टम्स ऐसे ही नहीं आ जाता, कस्टम्स के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है, मेरा 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 भी यही मानना है। तो मैं उनको बोला मुझे लगता नहीं कि इंडिया जैसा वेदर में जो काफी ज्यादा ह्यूमिड है, ठीक है, वहां पर इस तरह का पोशाक मान्यता देता है, कुछ तो सोचना चाहिए। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि सर जो चले आ रहा है तो जो भी हो, लेकिन यहाँ से जब यहाँ का लोग जब यहाँ पर आए, ठीक है, या फिर यहाँ का लोग जब ईस्टर्न एशिया से जब इंडिया में आए, तो वो उनका कस्टम्स को साथ में लेके आए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वो अपने कस्टम्स को साथ में लेके आए, ठीक है। ऐसे इसमें मेरे को बहुत डाउट है कि कितना लोग कस्टम्स लेके आया था और कितना लोगों को कस्टम्स में बदला गया था, ठीक है, इसमें मेरे को बहुत डाउट है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्रथाएं हैं, ठीक है, हर कंट्री का अपना अपना प्रथा है, जो जहां भी जाते हैं अपना प्रथा को मानते हैं। जैसे अगर आप भारतीयों को देखो, जो इंडियंस हिंदुइज्म जो फॉलो करते हैं या जो सिखिज्म फॉलो करते हैं, वो जब अपना प्रथा लेके, जैसे मानो सिख, सिख जो अपने पंजाब रीजन्स में, पाकिस्तान में भी काफी सारे सिख आज भी रहते हैं, जो अपने पंजाब रीजन में जो सिख रहते हैं, ये जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं वो वहां पर जाके भी अपना रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, अपना कस्टम्स को फॉलो करते हैं, है ना। तो इट्स अबाउट कि कस्टम्स इस तरह से आता है कि भाई इनको इसलिए पहना जाता है बिकॉज उनके कस्टम्स में है, ठीक है। अब कई बार तो ऐसे होते हैं कि हम लोग कस्टम्स का जस्टिफिकेशन नहीं करते, है ना, कि भाई आपको मैं वही बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने वहां पर वो जो बात इन लोगों से किया था, जो इस्लामिक जो प्रचार ग्रुप थे, या फिर जो मतलब वहां पर बहुत बड़ा था राजा बाजार एरिया में, तो मैं इसलिए बोला था क्योंकि मुझे लगा था कि जबरदस्ती कोई भी चीज इस तरह से नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा समझना चाहिए कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, उसके हिसाब से, ठीक है, ऑब्वियसली डिग्निटी को देखते हुए, डिग्निटी को देखते हुए। तब तो ऐसा है कि फिर भारत में भी हर एक मुसलमान लड़का, मतलब जो मेंस है, उन्हें भी अरबियन नेशंस जैसा मेंस जैसा पोशाक पहनते वैसा पहनना चाहिए, मतलब उन्हें भी बोरका पहनना चाहिए। इट्स लाइक मतलब उनका जो मेंस का जो पहनावा है, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इस्लाम में नारी बोला तो जा रहा है, ऑब्वियसली हर रिलीजियन में नारी का रेस्पेक्ट होना चाहिए। हिंदुइज्म में, हमारे देश में भी नारी का बहुत सारा शोषण हुआ है, तो उसमें भी काफी बदलाव आ रहा है, तो हर चीज में होना चाहिए। तो एग्जैक्टली कस्टम्स ऐसा होना चाहिए जो किसी का इंडिपेंडेंस ना छीन ले, इट्स लाइक दैट, ठीक है, ये लॉ कहता है सर। मैं इसलिए थोड़ा सा ये बात कर दिया आपसे, क्योंकि कस्टम्स जो भी है ना, उसमें ना एक मतलब देखना चाहिए कि कितना जस्ट है और कितना अनजस्ट है, ठीक है। जस्ट अनजस्ट पे सवाल जरूर उठेगा, इसमें डिबेट फिर से हो जाएगा, नहीं आप कौन होते हो भाई कस्टम्स में सवाल करने वाले। मैं सवाल कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस जो रिचुअल्स आते हैं, जो कस्टम्स रेडी होते हैं, उसके पीछे का वजह बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है वो गलत है, वो देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, बड़े बड़े आइन मतलब जुरिस्ट है, वो देखेंगे। लेकिन मेरे को बोला गया था कि अगर आपको कुछ कहना है आप बोलो, तो मैं बोला था। तो उन्होंने कहा था कि आपको सही में ऐसा लगता है, तो मैं उनको पूछा आपको क्या लगता है। तो आपको मैं सच बताऊं, वो सभी कोई बोला था कि हमें भी वही लगता है जो मेरे को लगता है। मतलब उस दिन मेरे को जो फीलिंग आया था, मैं उनको शेयर किया, तो वो लोग मेरे को बैंगलोर में उनका एक बहुत बड़ा एक इस्लाम का ही एक बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट था, जिसमें वो लोग लोगों को समझाने का बात करते, तो मेरे को इनविटेशन दिया था। तो मैं और बैंगलोर के लिए नहीं सोच पाया, लेकिन सीरियसली बट वो लोग एग्री किया था कि नहीं, कुछ तो सुधार होना चाहिए समय के साथ साथ, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट कि कस्टम्स के पीछे ना बहुत सारे रीजंस होते हैं सर, ठीक है। तो क्यों बोला मैं ये वाला बात आपको, ये वर्जिस से मेरे को याद आया, जनरल कंससनेस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो कंट्री का, जो भी कंट्री है, चाहे वो अरब हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूएसए हो,
सभी जगह में लोगों का एक अपना अपना रूल्स रेगुलेशन। अब ऐसे सिचुएशंस में आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, अभी हिजाब रो चल रहा है, ठीक है, हिजाब को लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है। अब इसमें कोई फेवर में होगा, कोई अगेंस्ट में होगा, अलग अलग होगा, मैं हिजाब रो में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है, लेकिन आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि वही बात, वही फिर से कस्टम हो गया, लॉ तमिलनाडु कोर्ट तक चला गया बात। एक स्कूल का प्रॉब्लम था, वो बात इतना आजकल सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया के कारण, पहले भी ये सब चीजें होता था, इतना बड़े पैमाने में इसको स्प्रेड नहीं करने का मौका मिलता था। अब ये छोटा छोटा चीज सोशल मीडिया और मीडिया के कारण इतना फैल रहा है कि नेशनल इश्यूज बन जा रहा है। चलो अब वो अलग बात, ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे पे नेशनल इश्यूज बन जाता है आजकल। तो जनरल कंसेंसस ऑफ द पीपल, ठीक है, ये लॉ का सोर्स है। कौन बता रहा है? वोल्क्जेस्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो सेविंगनीज का मानना है। सोशियोलॉजिस्ट फाइंड लॉ इन न्यूमरस हेटेरोजेनस फैक्टर्स, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट अलग अलग हेटेरोजेनस मतलब डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हैं। थियोलॉजियंस लॉ ओरिजिनेट फ्रॉम गॉड, जो थियोलॉजी फॉलो करते हैं, थियोलॉजी मतलब जैसे धर्म ग्रंथ जो फॉलो करते हैं, ठीक है, उनका मानना है सब कुछ भगवान से आया है, ठीक है। Vedas and Qurans, which are the primary source of Hindu and Mohammedan law, respectively, are considered to have been revealed by God, ठीक है, जो हमारे देश में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, भले ही आप मानो या ना मानो बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बहुत मान्यता दिया गया है, ठीक है, इसीलिए मैं ये सब बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि कुछ लोग मानते हैं, जैसे यहाँ पर बात कौन क्या हो गया, जनरल कॉन्सियसनेस ऑफ द पीपल एक बात हो गया, ठीक है, सोवेरिन का एक बात हो गया, भाई देश को जो लगता है कि ये सही है, ये देश का मानना है, शासन का मानना है, शासक का मानना है, ठीक है, मोदी जी को क्या लगता है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो लोग लॉ को बनाने में हेल्प करते हैं उनको, एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाते हैं उनको क्या लगता है, जनरल कॉन्सियसनेस ऑफ द पीपल को क्या लगता है, थियोलॉजियंस को क्या लगता है, क्या थियोलॉजियंस गलत है? अरे है, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, बस ह्यूमैनिज्म, हर चीज में क्या होना चाहिए, ह्यूमैनिटीज होना चाहिए, ठीक है। The Vedas, Qurans, which are the primary source of Hindu and Mohammedan law, respectively, are considered to have been revealed by God. Precisely, whatever source of origin may be attributed to law, it has emanated from almost similar source of most of the societies. बस चाहे आप कोई भी सोसाइटी देख लो, यूरोपियंस को देख लो, साउथ एशियंस को देख लो, मतलब साउथ एशियंस इन द सेंस इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, सभी कंट्रीज को देख लो आप, सबका अपना अपना सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट ही चलता है, सभी देशों में ये लॉ इतना बड़ा पैरामीटर में चलता है, लेकिन सबका एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया ना, जैसे कि कॉन्सिस्ट का, ऑस्टिन का मानना है, सेविंग्स स्मिथ का मानना है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री में जाओ लॉ तो ऐसे ही बना हुआ है। सर आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? हेलो, बोलो सर। ओके सर, ठीक। तो मॉडर्न इंडियन लॉ, अब बात करेंगे ना मॉडर्न इंडियन लॉ पे, एडमिनिस्ट्रेटेड इन कोर्ट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज एंड दीस सोर्सेज फॉल अंडर द फॉलोइंग टू हेड्स, ठीक है, इसमें एक हो गया इंडियन लॉ, एक हो गया प्रिंसिपल और एक हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी में बाद में आते हैं, पहले मैं आपको बोला ना कस्टम्स, जिसके बारे में मैं तब से बात करे जा रहा हूँ। अब लॉ, मॉडर्न लॉ में कस्टम्स का कितना अहमियत है? हाँ सर सुनो, सर सुनो, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड, एज ए लॉयर्स, आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग जब इन फ्यूचर कभी भी आप ऐसे सिचुएशंस में पढ़ सकते हो, चाहे आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी हो जाओ, चाहे आप एक लॉयर बन जाओ, जो भी आप बनना चाहते हो इन फ्यूचर, या जो बन रहे हो आप लोग, आपको कभी भी किसी भी सिचुएशंस में पढ़ना पड़ सकता है। देन आपको पता होना चाहिए ना कि कस्टम्स का वैल्यू क्या होता है ना। कोई ऐसे ना बोल दे कि भाई नहीं नहीं हम लोग कस्टम सिस्टम नहीं मानते, ठीक है, इससे इसका ये क्या है, हम लोग ये सब फॉलो नहीं करते। अरे फॉलो करते हैं, हर कोई कस्टम फॉलो करता है। आप अपने घर में जिस तरह से बड़े हुए हो वो आपका घर का कस्टम्स है, आपका घर का कुछ नियम होते हैं, ठीक है, देखना हर घर का कुछ ना कुछ पर्सनल नियम है, ठीक है। हाँ हो सकता है कि वो शायद आपके मोहल्ले में सब कोई फॉलो नहीं करता, बट आपके फैमिली फॉलो करता है, कुछ ना कुछ नियम ऐसे हैं, ठीक है, जो बाकी फैमिलीज में नहीं है, लेकिन आपके फैमिलीज में है, या फिर आपके फैमिलीज में है बाकियों में नहीं है, वो एकदम इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, ठीक है। और कुछ होते हैं कि सोसाइटी में सभी को ही मानते हैं, ऐसा भी होता है। सो कस्टम फॉलो नहीं करता ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज वी आर सोशल पीपल, हम लोग समाज के थ्रू से बड़े होते हैं, कस्टम सभी सभी समाज में होते हैं। आप लोगों को पता है वो मसाई, मसाई मारा जानते हो आप लोग? हाँ सर, मसाई मारा जानते हो? कहाँ है मसाई मारा? किसी को नॉलेज है मसाई मारा के बारे में? सर केनिया में है मसाई,
ठीक है, मसाई मारा नेशनल फॉरेस्ट बड़ा फेमस है, लोग घूमने भी जाते हैं। सर ये मसाई का जो एरिया है ना, मसाई मारा, ठीक है, इस एरिया में जो ट्राइबल्स रहते हैं आज भी, दे आर वेरी प्रिमिटिव ट्राइब्स, ठीक है। तो मसाई किंग जो होते हैं ना, इनका भी अपना रिचुअल्स, अपना कस्टम्स होते हैं। मैं जितना सुना हूँ, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना सही है, बिकॉज मैं तो कभी गया नहीं सर। ऐसे सुना जाता है कि पहले था, अभी है कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता, बट मसाई किंग को रेस्पेक्ट करने का जो प्रथा चलता है, सुना हुआ सर, मैं बहुत जगह में सुना हूँ, पढ़ा हूँ, एग्जैक्टली नहीं पता, तो बस वही बता रहा हूँ। मसाई किंग का रेस्पेक्ट देने का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मसाई किंग को रेस्पेक्ट देना चाहते हो, तो मसाई किंग का जो थूक होते हैं, थूक समझते हो ना, जो हम लोग थूकते हैं, स्पीट करते हैं, उनका जो स्पीट होता है या फिर जो थूक होते हैं, उसको पीना पड़ता है, और एक कटोरा में देते हैं, उसको पीना पड़ता है। इसका मतलब आप रेस्पेक्ट कर रहे हो अपने किंग को, इट्स लाइक दैट। अब सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट ये उनका ट्राइबल्स प्रथा होगा। आप समझ रहे हो सर? जाना है क्या मसाई किंग के साथ मिलने? चले जाना सर। जानते हो सर आप लोग ये मसाई किंग का कहानी? हेलो, सुने हो क्या कभी किसी ने भी? হ্যাঁ দাদা। শুনেছি স্যার, ভেরি গুড স্যার। এই গল্পটা সত্যি আমি যেটা বললাম এরকমই গল্পটা কিছুটা? আমি তো আমি তো হ্যাঁ এরকমই এটাই। এরকমই না? আমিও শুনেছি, আমাকেও অবাকই লাগে, বাট অবাক লাগার কিছু নেই। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, तो ना होने का भी कुछ ऐसा बात है नहीं। So customs, the study of ancient law shows that in primitive society, ठीक है, primitive प्राचीन society, the lives of people were regulated by customs which developed spontaneously according to circumstances. Circumstances जो बात मैं कर रहा था, जो मैं वो एक्चुअली वो इस्लाम का जो प्रचारक थे उनके बीच में जो मैं बोल रहा था, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां, ठीक है, जहां धूप इतने होंगे वहां पर लोगों को पूरा शरीर ढकना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर जल जाएगा। लेकिन जहां पर इतना पसीना होता है, आप शरीर ढक के रखोगे पूरा का पूरा? मेरे से सीरियसली, इसमें एक बहुत बड़ा इवन यूसुफा मलाला जी, मलाला यूसुफा जी, आप लोग जानते हो, नोबेल लॉरेट पाकिस्तान से। हाँ सर, जो तालिबान से गोली खा के इंग्लैंड शिफ्ट हुआ है और वहां पर जाके अभी कॉलेज पास किया, तो काफी फेमस हुआ है, नोबेल लॉरेट भी है। और मेरे पास है आया मलाला, मैं पढ़ा उनका ऑटोबायोग्राफी, तो एक जगह में लिखता है कि बोरखा पहनने में ऐसा होता है कभी कभी, कभी कभी नहीं, मतलब जब बहुत गर्मी के दिन होते हैं स्पेशली, ऐसा लगता है इट्स लाइक हॉट चेम्बर, मतलब जो औरत को महसूस करना पड़ता है। तो मैं पढ़ रहा था, तो सरकमस्टेंसेस, परिस्थितियां क्या हो सकता है उसके बेसिस में। अब तालिबान के अगेंस्ट में कोई बोलेगा तो फिर तालिबान क्या करेगा? गोली ही मारेगा, यही तो है तालिबानी शासन। It was felt that a particular way of doing thing was more convenient than others. When the same thing was done again and again in a particular way, it assumed the form of custom. जब एक ही चीज बार बार होता रहता है, बार बार करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कस्टम बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि कस्टम सिर्फ हमारे देश में है, कस्टम सिर्फ हिंदू में है, मुस्लिम में है, नहीं, ऐसा नहीं है। कस्टम यूरोपियंस में भी है, हाँ, उनका भी अपना कस्टम्स है, हाँ, उनका भी प्रिमिटिव कल्चर है। भले ही एक्चुअली इंडियंस को क्या लगता है ना, यूरोपियंस का हर चीज नया है, ये इंडियंस का एक मतलब आदत सा हो गया। यूरोपियंस जो करते वो नया होगा, मॉडर्न होगा, हमारा सब पुराना है। इसलिए हम लोग हमारे चीज को पुरान बोल देते हैं और यूरोपियंस की चीज को मॉडर्न बोल देते हैं। दैट्स डिफरेंट, बट मेरे को ये चीज खराब लगता है भाई, हमारा नियम भी मॉडर्न हो सकता है अगर आप उसको मॉडर्न तरीके से समझोगे तो। Okay, so it is assumed the form of custom. Customs have played an important role in molding the ancient Hindu law. Most of the law given in Smritis and the commentaries, matlab Shruti, and has its origin from customs. The Smritis have strongly recommended that customs should be followed and recognized, and customs worked as a reorienting force in Indian law. Reorienting force in Indian law. क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम्स को भी अगर देखो आप, क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम्स को देखो, कस्टम्स को भी ना कुछ एरिया में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें कस्टम्स विदाउट सैंक्शन और एक होता है कस्टम्स हैविंग सैंक्शन। Customs without sanctions are those customs which are non-obligatory and are observed due to the pressure of public opinion. These are called positive morality. Customs having sanction are those customs which are enforced by the states. It is with the states customs that we are concerned here. There may be divided in, मतलब ये जो state जो करते हैं ना sanction जिसका है, ठीक है, customs having sanctions are those customs which are enforced by the states. जो state enforce करते हैं, मतलब central government हो, state government हो. It is with these customs that we are concerned here.
These may be divided into two classes, legal and conventional. Okay, now legal custom क्या है? These customs operate a binding rule of law. Legal custom जो है वो एक binding rule of law है. They have been recognized and enforced by the court and therefore they have become a part of the law of land. Legal customs are again two kinds. Legal customs का भी दो concept है, एक है local custom, एक है general customs. एक है local customs और एक हो गया general customs. सर local custom क्या है और general customs क्या है? सुनो सर, सुनो, लॉ की कहानी सुनो, तब समझ में आएगा, ठीक है? Local customs is the customs which prevails in some definite locality and constitute a source of law for that place only. ये होता है local customs, उस एरिया का लोगों का ये मानना है, उस एरिया के लोगों का ये कस्टम्स है. जैसे अगर आप भारत में ही अलग अलग हिस्से में कभी ट्रैवल करते हो, आपको दिखेगा, ठीक है, सभी कोई, जैसे मानो कि भारत में मैक्सिमम लोग जो पुराने हिंदू कल्चर से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हिंदू कल्चर में भी अगर आप देखोगे ना, साउथ इंडियंस में जाओगे, इनका कल्चर फॉलो करने का तरीका एक तरफ, ठीक है, ये लोग भी पूजा करते हैं बट इनका पूजा का तौर तरीका एक तरफ. आप ईस्ट इंडिया में आओगे, इनका तौर तरीका एक तरफ. जैसे मैं कुछ दिन पहले एक रिसर्च कर रहा था. सर ये सब क्या रिसर्च करते रहते हो? सर आप लोगों को पता है ये जो छठ पूजा होता है, ये छठ मैया को बंगाल में क्या बोलते हैं? छठ पूजा बिहार में होता है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है बिहार का. बिहार का सबसे बड़ा फेमस फेस्टिवल है, नॉट जस्ट इन बिहार, यूपी, बिहार, झारखंड, पूरा ये जोन में छठ पूजा बहुत ज्यादा फेमस है सर. लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि छठ पूजा को बंगाल में क्या कहते हैं? सर हम लोग भी छठ कहते हैं क्या? क्या हम लोग छठ मैया का पूजा करते हैं? मतलब करते हैं, बंगालीज में भी है मान्यता, बट उस तरह में फेस्टिव नहीं करते हम लोग. बट मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि छठ मैया का बंगाली वर्जन क्या है? किसी को आइडिया? अगर है तो बोलो सर. अरे बोलो ना, एनी आइडिया सर, है या ना? भगवान नहीं समझा रहा हूं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कस्टम्स. सर आप लोग बंगाल में बहुत जगह में एक जगह का नाम होता है सोष्टी तला, ऐसा सुने हो सर? सोष्टी तला इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाड़ा, गांव, शहर में सोष्टी तला बोल के एक जगह होता है कि नहीं होता? ये षष्ठी भगवान होता है ना सर. हाँ एग्जैक्टली सर, इसीलिए बोला मैं. ये षष्ठी भगवान जो होता है ना, षष्ठी पूजा, जो षष्ठी देवी है, जो बेसिकली व्रत इसलिए रखा जाता है संतानों के लिए. संतान समझते हो? मतलब जो जिनका शादी होते हैं उनके पूजा करके बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा होगा षष्ठी पूजा करके. षष्ठी पूजा का व्रत रखा जाता है. जैसे छठ मैया का भी व्रत होता है जो बिहारी इसमें बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है, तो छठ मैया का व्रत बहुत टफ माना जाता है. वैसे ही षष्ठी व्रत जो रखते हैं ना हमारे देश में, बंगाली में जो होते हैं, बहुत टफ होता है. और एक बात बताऊं, एक्चुअली छठ मैया और षष्ठी माई एक ही है. ये चीज मेरे को पता नहीं था सर. तो मैंने जब थोड़ा सा छठ मैया के बारे में रिसर्च करना चालू किया तो मेरे को पता चला, अरे बाबा ये तो बंगाल के हर गांव में दिखता है. मैं जिधर जाता हूँ, हावड़ा, हुगली, मिदनापुर, जहाँ जहाँ मेरा रिलेटिव्स रहते हैं, बचपन से आना जाना है, 24 परगना, नॉर्थ 24, साउथ 24, षष्ठी तला हर जगह में. एक छोटा सा षष्ठी देवी का मंदिर हर चौराहे में, हर गांव के चौराहे में मिलेगा. इवन इन सिटी टाउन्स में भी षष्ठी तला बोल के कुछ ना कुछ. हावड़ा में तो कितना षष्ठी तला है मैं आपको क्या बताऊं. हावड़ा सिटी में कितना जगह में जो षष्ठी तला है, मैं आपको मतलब काउंटलेस. फिर मुझे पता चला, अच्छा बेटा एक ही है. बस कस्टम्स थोड़ा बहुत लोकल एरिया के हिसाब से नाम बदल जाते हैं. तो ऐसा ही जैसे हम लोग कार्तिक भगवान का पूजा करते हैं ना, हमारे यहाँ पर कार्तिक भगवान का पूजा होते हैं. आप साउथ में जाओगे, वो लोग भी कार्तिक को बहुत मानते हैं, हमसे भी ज्यादा मानते हैं, इवन डे टू डे लाइफ में मानते हैं. हम लोग तो बस किसी का शादी हो जाए तो उसके घर के सामने कार्तिक रख देते हैं और खाना खिलाने के लिए बोलते हैं और कार्तिक का पूजा करने के लिए बोलते हैं. साउथ में जाओगे, वो लोग भी कार्तिक पूजा करते हैं. क्या नाम से करते हैं? एनी आइडिया सर? साउथ में मतलब 50% से भी ज्यादा लोगों का नाम होता है उस नाम से, स्पेशली केरल, तमिल एरिया में. क्या नाम है कार्तिक का? नाम क्या है साउथ वर्जन? बोलो. मुरुगान सर, मुरुगान सुने हो? साउथ में कार्तिक भगवान को मुरुगान बोलते हैं, ठीक है. तो इट्स लाइक अब कोई बोलेगा मुरुगान कौन है, अब ये साउथ वर्जन है. तो इस तरह का होता है सर कस्टम्स, ठीक है. लोकल एरिया के लोगों के बेसिस में ये बेसिकली फैल जाते हैं और उसके बेसिस में उसका नियम बन जाता है. तो मैं आपको ये देवी देवता का नाम इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इसमें कई बार आप, मैं सोचता रहता हूँ और फिर वहीं से देखते हैं सर कस्टम्स वहीं से आ रहा है, इसीलिए मैं बोला आपको.
ठीक है। तो लोकल कस्टम्स इज द कस्टम्स व्हिच प्रिवेल्स इन सम डेफिनिट लोकेलिटी एंड कंस्टिट्यूट a source of law for that place only, but there are certain sects or communities which take their customs with them wherever they go, जहां भी जाते हैं लेके जाते हैं। हाँ, जैसे एक हम लोग बोलते हैं बंगाली में बड़ा फेमस एक मुहावरा है, जैसे बोलते हैं कि ढेकी की क्या बोले कि स्वर्ग के लिए वो धान मांगे, ऐसा कुछ है। मतलब ढेकी जो होता है ना, वहां से चावल कूटा जाता है, धान कूटा जाता है, तो बोलते हैं मतलब जिसका काम है वो करना, वो कहीं भी जाए वही काम करेगा। इट्स लाइक दैट। मतलब जैसे ये जो भी कस्टम कॉन्सेप्ट है ना, वो जहां भी जाते हैं अपने कस्टम्स को साथ में लेके जाते हैं। तो दे आर ऑल्सो लोकल कस्टम्स, वेर एवर दे गो, जहां भी जाएगा अपना कस्टम्स फॉलो जरूर करेगा। 10 लोकल कस्टम्स में भी डिवाइड इनटू 2 क्लासेस, एक हो गया जियोग्राफिकल लोकल कस्टम्स और एक हो जाते हैं पर्सनल लोकल कस्टम्स। क्या समझे सर? जियोग्राफिकल लोकल कस्टम्स मतलब एक पूरा एरिया, एक पूरा जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, जिसको हम लोग भारत कहते हैं, ठीक है। इस एरिया का लोगों का एक अपना कल्चर होगा, है ना, इस एरिया के लोगों का एक अपना कस्टम्स होगा। तो ये जियोग्राफिकल कल्चर हो गया, ये जियोग्राफिकल कल्चर हो गया। उसी तरह से अगर आप जियोग्राफी छोड़ के थोड़ा पर्सनल लेवल में देखते हो, ठीक है, तो कोई बोलते हैं नहीं ठीक है हम जियोग्राफी का लॉ तो मानते हैं, ठीक है, बट साथ में हमारा कुछ पर्सनल लॉ भी है, ठीक है। जैसे अगर आप हिंदू मैरिज देखोगे, हिंदू मैरिज देखोगे वो थोड़ा अलग, अब इस्लाम का मैरिज देखोगे उसका थोड़ा अलग, अब सिख मैरिज देखोगे वो थोड़ा अलग। जैसे अगर आप ये देखते हो, क्या बोलते हैं उसको, वो मूवी आया था ना कुछ दिन पहले, द 99 कारगिल वार में जो बहुत वीरता दिखाया और फिर शहीद हो गया था उनके नाम पे, डॉक्टर विक्रम बात्रा। वो मूवी आया ना सर विक्रम बात्रा की लाइफ के ऊपर, क्या मूवी का नाम है बताओ ना। उस मूवी में एक बहुत अच्छा दिखाया कि पहले वो जिस लड़की से शादी किया, विक्रम बात्रा पंजाबी थे बट हिंदू थे, हिंदू पंजाबी थे, और जिस लड़की से शादी किया वो पंजाबी थे पर सिख थे, ठीक है। आप देखना उस मूवी के अंदर इस चीज को दिखाया गया, तो एक पंजाबी सिख और एक पंजाबी हिंदू, ठीक है। तो पहले विक्रम बात्रा अपने मतलब वाइफ जो अभी भी है, उनकी वाइफ अभी भी मतलब शादी वगैरह नहीं किया है, तो पहले उनको सिख रीति से शादी किया और फिर बोला कि अभी हिंदू रीति बाकी है, गुरुद्वारा में जाके किया था। तो आप समझ रहे हो ना कि एक हो गया पर्सनल लेवल में उसको फॉलो करने का तरीका, ठीक है। तो एक जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से हो सकता है और एक पर्सनल रीजन के हिसाब से हो सकता है। तो इस तरह का अलग अलग कस्टमरी लेवल में देश के अंदर है सर, ठीक है। आप जहां भी जाओ, अब नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट का अपना कस्टम्स है, ठीक है। आसाम में जाओ आप मणिपुर में जाओ, मिजोरम में जाओ, ठीक है, सबका अपना अपना लोकल कस्टम्स है सर, ठीक है, जिसको लीगल सैंक्शंस भी दिया जाता है। तो पर्सनल लोकल कस्टम्स, दिस कस्टम्स आर द लॉ ओनली फॉर ए पर्टिकुलर लोकेलिटी, सेक्शन और कम्युनिटी, ओके। और भी कितना जाति है, कितना धर्म है, सबके बारे में बताना चालू ये करूंगा तो फिर बोलोगे सर ये जाति धर्म भेद चल रहा है। जनरल कस्टम्स, जनरल कस्टम इज दैट व्हिच प्रिवेल्स थ्रूआउट द कंट्री एंड कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द सोर्स ऑफ द लॉ ऑफ लैंड। द कॉमन लॉ इन इंग्लैंड इज इक्वेटेड विद द जनरल कस्टम्स ऑफ रियम, इंग्लैंड में चलता है। कन्वेंशनल कस्टम्स क्या है सर? दीज आर आल्सो नोन एज यूजेजेस, ठीक है, इसका यूजेजेस कितना है। दिस कस्टम्स आर बाइंडिंग ड्यू टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड नॉट ड्यू टू एनी लीगल अथॉरिटी। दोनों पार्टीज के बीच में अगर इसका बाइंडिंग होता है तो कन्वेंशनल कस्टम्स को फॉलो किया जाता है, एंड नॉट ड्यू टू एनी लीगल अथॉरिटी, मतलब कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, इंडिपेंडेंटली पॉसेस्ड बाय देम, जो वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली किया है, किसी के फोर्स में आके नहीं। बिफोर ए कोर्ट ट्रीट्स द कन्वेंशनल कस्टम एज इनकॉर्पोरेटेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। जब भी आप कोई कन्वेंशनल मतलब जो चल रहा है ऐसा कोई रीति नीति आप यूज कर रहे हो, कोई फोर्स नहीं है, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंटली दो पार्टीज फॉलो कर रहा है, तो इसमें कुछ चीज देखना भी पड़ता है। it must be shown that the convention is clearly established। जो भी कन्वेंशन है, जो भी धारणाएं हैं, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट या कस्टम्स आप फॉलो कर रहे हैं वो क्लियरली एस्टेब्लिश्ड हो, एंड इट इज फुल्ली नोन टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। मतलब जो दिनों के बीच में ये चल रहा है, जो दोनों पार्टीज के बीच में वो कस्टम्स फॉलो हो रहा है, वो एकदम क्लियर कट एक दूसरे के अंदर होना चाहिए। देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड फॉर व्हिच ए कन्वेंशन मस्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड बिफोर, इसका कोई पीरियड नहीं है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एट बाइंडिंग। कन्वेंशन कैन नॉट ऑल्टर द जनरल लॉ ऑफ द लैंड, कन्वेंशन का कारण आप जनरल लॉ ऑफ लैंड को ऑल्टर नहीं कर सकते, एंड इट मस्ट बी रीजनेबल। रीजनेबल समझते हो ना, रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी जो अनरीजनेबल हो उसको कन्वेंशनल कस्टम्स में मतलब नहीं माना जा सकता, ठीक है। रीजनेबल हो, जो एक
सबके लिए हो, समाज के लिए हो, जो हित में हो, बेसिकली जस्ट हो, अनजस्ट ना हो। Like legal customs, conventional customs may also be classified as general local. Conventional customs का भी ना general और local version होते हैं. Local conventional customs are limited either to a particular place or market or to a particular trade or transactions. ठीक है, मतलब इवन बिजनेस में भी अलग अलग नीतियां होते हैं सर। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे नॉर्मल जो बैंकिंग सिस्टम होते हैं, ऐसा बैंकिंग सिस्टम एक होता है सर यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम, जो हमारे देश में भी बड़ा फेमस है। ठीक है, हिंदुओं में ऐसे बैंकिंग सिस्टम वगैरह को उस हिसाब से तो देखा नहीं गया। ठीक है, बट एक इस्लामिक वर्जन होते हैं, एक पढ़ाई भी होते हैं इस्लामिक फाइनेंस बोल के। आप समझ रहे हो बात? इस्लामिक फाइनेंस मतलब उनका एक अलग तौर तरीका होते हैं, कुछ सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एजुकेशन सिस्टम होता है। बहुत लोग इस्लामिक फाइनेंस में पढ़ाई भी करते हैं, उनको इस्लामिक नेशंस में जाके काम करना है, उनको इस्लामिक फाइनेंस को पढ़ना पड़ता है सर। देख रहे हो सर आप? हेलो, आपको दिखाई दे रहा है? ये बिजनेस करने का, बैंकिंग सिस्टम चलाना का भी अपना कस्टम्स है, इसको इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंस कहा जाता है। ये सब इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको नॉलेज के लिए, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन गिरी नहीं कर रहा हूँ सर, ऐसा बिल्कुल ना समझे। लॉ पढ़ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा ओपन तो होना पड़ेगा ना, मैं इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव वे में लॉ नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, और स्पेशली जब बात कस्टम्स का हो, जनरल लॉ का हो, तो मुझे थोड़ा सा छूट चाहिए। तो इसलिए मैं हर तरह का जो भी नियम चलता है मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का एक अलग पढ़ाई भी होता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल में, ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इस्लाम फॉलो करते हैं। ठीक है, एक्चुअली लास्ट 1000 ईयर्स में इस्लाम का बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। ठीक है, मिडिल ईस्ट का कंट्रीज से लेके एकदम अप टू इंडोनेशिया तक, ठीक है, मतलब अफ्रीकन नेशंस तक ये एरिया बहुत ज़्यादा इस्लामाइज हुआ है। ठीक है, लास्ट 1000 ईयर्स में। ठीक है, स्पेशली अफ्रीकन नेशंस, मिडिल ईस्ट, ठीक है, मध्य एशिया, और साथ में आपका सिंगापुर, इंडोनेशिया का जो एरिया है यहाँ पर भी, तो काफ़ी सारे एरिया में इस्लाम चलता है। इस्लाम का जो रिचुअल्स है, कस्टम्स है, फॉलो होता है। तो उनके हिसाब से एक अलग बैंकिंग सिस्टम भी होता है, और भी चीज़ें हैं, मैं बस आपको कुछ नाम ही बता पा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो सर, Islamic finance is a way to manage money that keeps within the moral principles of Islam. It covers things like savings, investing, and borrowing to buy a home. The immoral principle many Muslims live their lives by are sometimes known as the Sharia. ठीक है, सारिया, इसको सारिया लॉ के अंदर बोला गया है। मतलब आपको अगर घर खरीदना है तो उसका क्या रूल है। ठीक है, बाइंग ए होम, इसका एक इस्लामिक वर्जन है। डे टू डे स्पेंडिंग, ठीक है, उसका एक अपना कॉन्सेप्ट है। सेविंग्स, वकला अकाउंट बोल के एक अकाउंट होता है। तो इस तरह से इस्लामिक फाइनेंस फॉलो होता है। तो ये भी एक जानकारी है, ये भी एक नॉलेज का जगह है, आप चाहो तो इसमें भी नॉलेज हासिल कर सकते हो। सो देयर आर लॉट्स ऑफ कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट सर, एक बात करने जाओ हजारों बात सामने आएगा। तो लाइक लीगल कस्टम्स, मैं आपको जो बोला, ओके। अब बात करते हैं सर वैलिड कस्टम्स का रिक्विजिशंस क्या है। रिक्विजिशंस मतलब रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड कस्टम्स, मतलब क्या रिक्विजिशंस हो सकता है, क्या रिक्विजिट्स हो सकते हैं एक कस्टम्स को वैलिड होने के लिए। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा सर। कस्टम्स तो है अपने जगह में, है ना, कस्टम्स तो है, कोई बोलेगा ये मेरा कस्टम्स है, कोई बोलेगा वो मेरा कस्टम्स है। बट अगर सभी कोई अपना अपना कस्टम्स चलाने लगेगा तो देश में विवाद भी होगा। हाँ सर, जैसे हो रहा है। अब सवाल यही है कि अब विवाद तो है, लेकिन विवाद का मतलब एक एक सोल्यूशंस भी होना चाहिए। तो उसके लिए लॉ क्या कहते हैं? कस्टम्स तो है, बट उसके लिए लॉ क्या कहते हैं, उसको वैलिडिटी क्या, किस तरीके से दिया जाता है। लॉ बहुत संवेदनशील भी होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। मतलब इतना आसान नहीं होता कि मतलब शायद लॉयर या जज को कुछ लग रहा है और वो पास कर दे, नहीं, इट्स नॉट इजी। लॉ सिस्टम इज नॉट सीरियसली, इट्स नॉट, इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन द वर्ल्ड। चाहे कोई भी कंट्री को देख लो, और इंडिया जैसा कंट्री में और मुश्किल, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे कस्टम्स चलते हैं। A customs will be valid at law and will have a binding force only it fulfills the following essential conditions. ध्यान से सुनो सर। एक होता है इमेमोरियल या एंटिक्विटी। ये क्या है सर? जो सदियों से चले आ रहे हैं सर, इमेमोरियल मतलब जिसका क्या बताऊं आपको, मतलब इतना पुराना है कि पता ही नहीं कि कब चालू हुआ था। आपको समझ में आ रहा है सर? इतना पुराना है कि पता ही नहीं कि कब चालू हुआ था, कोई नहीं बोल सकता। जैसे हम लोग एक सिंपल बात करते हैं, आपको दुर्गा पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, है ना,
क्या कोई बोल सकता है कि दुर्गा माँ कब से है इस धरती में? जिसको पता नहीं होता वो क्या बोल देते हैं जानते हो? सो कॉल्ड एडुकेटेड लोग जो होते हैं, जिनको उनको नॉलेज नहीं है, बिकॉज वो उस नॉलेज तक पहुंच नहीं सकता, तो उनका मान्यता होता है कि ये क्या बोलूं सर, पुराण है, पुरानी कहानी है। लेकिन कुछ तो बात है सर, एक एक जन बोलता दुर्गा माँ के बारे में, मैं समझ लेता। बट सर, आसमुद्र हिमाचल समझते हो? आसमुद्र हिमाचल मतलब भारत महासागर के उत्तर से, मतलब भारत क्या है आपको पता है? व्हाट इज भारत? हाँ सर, भारत क्या है जान लो। सर भारत ये होते हैं, यहां से है हिमालय, ठीक है, ये है हिमालय। भारत क्या है आप जान लो। हिमालय के, मतलब कहने का मतलब है हिमालय के दक्षिण में, इस तरह से ये हिमालय का जोन है, जो आज अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा है इसके अंदर, कुछ हिस्सा नहीं, एक्चुअली पूरा हिस्सा है। अफगानिस्तान के दक्षिण में जो है, अफगानिस्तान के दक्षिण में जो है, सॉरी, हिमालय के दक्षिण में जो है, और भारत महासागर के उत्तर में जो है, यह है भारत महासागर। भारत महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो है वही है भारत, ठीक है। तो पूरा भारत में जहां देखो दुर्गा माँ का मंदिर आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। इवन अगर आप कभी पाकिस्तान जाते हो, पाकिस्तान में बलोचिस्तान बोल की जगह है, जिसको लेके पाकिस्तान बड़ा मुश्किल में है, ठीक है। ये लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं और भारत से हेल्प भी मांगना चाहते हैं, बट सर करंट सिनारियों में ऐसे भारत का इच्छा नहीं होता कि भाई किसी भी कंट्री को जबरदस्ती अपने अंदर ले ले, और अभी करंट सिनारियों में तो पॉसिबल नहीं है। बलोचिस्तान चाहते हैं कि वो भारत का हिस्सा बन जाए, बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान का बलोचिस्तान, ठीक है। तो बलोचिस्तान में अगर आप जाओगे, यहाँ पर भी दुर्गा मैया का मंदिर है। सर क्या नाम है सर? एक फेमस बंगाली मूवी है, कोई देखे हो? जो इसका नाम है सर मोरू तीर्थो हिंगलाज, हिंगलाज माता के नाम से जाना जाता है। इवन वहां का लोग मुस्लिम ही है, कुछ लोग तो पता ही नहीं क्या है, वो लोग भी पूजा करते हैं पहाड़ी माँ के नाम पे, ठीक है, हिंगलाज माता। एक मूवी भी है बंगाली, बड़ा पुराना मूवी है, मोरू तीर्थो हिंगलाज बोल के। लोग जाना भी पसंद करता है, बट ये पाकिस्तान में गिर गया। बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है ये देवी माँ का, जो शक्तिपीठ है ना सर, 52 शक्तिपीठ माना जाता है, ठीक है। वो शक्तिपीठ में से एक है आज की पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान में आता है, ठीक है। मरु तीर्थो हिंगलाज के नाम से जाना जाता है, हिंगलाज माता। तो सर कहना क्या चाहते हैं? सर कहना यह चाहता हूं कि एक माँ जो पाकिस्तान से लेके आसाम तक, कामरूप, हाँ सर, मतलब गुवाहाटी में आप लोग जानते हो माँ का बहुत बड़ा, कलकत्ता से लेके साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से लेके कश्मीर, इतना बड़ा एरिया में अगर किसी का नाम फैल रहा है, कुछ तो बात है। हाँ, ऐसे ही कस्टम्स नहीं होता, इमेमोरियल, पता ही नहीं है कब आया दुर्गा माँ, हाँ पता ही नहीं है सर। इसको बोलते हैं इमेमोरियल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यही बोला है सर, a custom to be valid must be proved to be immemorial. It must be ancient according to Blackstone. A custom, in order that it may be legal binding, must have been used so long that the memory of man runs not to the contrary. मतलब आप उसके contrary में जा ही नहीं सकते, so that if anyone can show beginning of it, अगर कोई उसका शुरुआत बता सकता है, it is no good custom. अगर आप किसी कस्टम्स का रूट बता सकते हो, तो फिर वो गुड कस्टम नहीं हो सकता, है ना। तब वो प्रथा गुड प्रथा ना भी हो सकता है। गुड कस्टम मतलब जिसको कस्टम कहते हैं, जिसका जड़ भी पता नहीं होता कि कब से चले आ रहे हैं। कोई कोई कहता है आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू कॉन्सेप्ट को फिर से पुनर्जीवित किया है, लेकिन शंकराचार्य आज से 1000 इयर्स बैक इसके बारे में काम किया। और शंकराचार्य ने भारत का जो 4 धाम होता है, एक आपका केदारनाथ से लेके एकदम नीचे रामेश्वरम, और इधर गुजरात में आपका क्या नाम उसका, जहां पर कृष्ण भगवान का, द्वारका से लेके पूरी जगन्नाथ, उसको एक स्ट्रेट लाइन में बांधा है। आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, ठीक है। नॉर्थ में केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ से यहाँ पर रामेश्वरम, इधर आपका पूरी जगन्नाथ से लेके यहाँ का प्रयाग, ठीक है, सॉरी द्वारका, एक स्ट्रेट लाइन में बंधा हुआ है। जिसका काम किया था, एक्चुअली इसको रीडिस्कवर किया था शंकराचार्य ने, जो 2000 इयर्स बैक मोस्ट प्रोबेबली, शंकराचार्य और भी पुराना हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसको एक्चुअली रीडिस्कवर किया था। पूरी जगन्नाथ को, इसका श्री कृष्ण का जो पुराना शहर है गुजरात में, उसको, रामेश्वरम को और केदारनाथ को। तो सर कितना पुराना है पता ही नहीं है, शंकराचार्य को तक पता नहीं था, आदि गुरु शंकराचार्य तक।
जिन्होंने मतलब पूरा दुनिया को दिखाया था कि किस तरह से जीना चाहिए, इसका एक कॉन्सेप्ट था। सो इट्स लाइक दैट, मतलब इतना पुराना है कि आप उसके कॉन्ट्ररी में जा ही नहीं सकते, तब उसको आप रियल कस्टम या गुड कस्टम बोलोगे। सर आई डोंट नो आप लोग ये सब सुन के पागल तो नहीं हो रहे हो? मैं कुछ कभी कभी बोलते बोलते चिंता करता हूँ कि क्या मैं आपको पागल तो नहीं बना रहा हूँ। कस्टम्स का बात आता है तो इतना सारा बात सामने आ जाता है। English law places a limit to legal memory to reach back to the year of accession of Richard in 1189 as enough to constitute the antiquity of a custom. In India, English law regarding legal memory is not applied. All that is required to be proved that is that alleged custom is ancient. India में क्या है कि कोई customs है तो वो customs कितना पुराना है उसको prove करना पड़ता है, ठीक है। अब कितना पुराना है इसका सबसे बड़ा नियम है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर मतलब समुद्र हिमाचल इतना लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ तो बात होगा उसके रिगार्डिंग, तो उसको कस्टम कहा जा सकता है। सर्टेनिटी, कस्टम मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। कस्टम जो भी हो वो सर्टेन होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, एंड उसका डेफिनेट एक मतलब होना चाहिए। एंड मस्ट नॉट बी वेग एंड एम्बिगस। वेग मतलब अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, एम्बिगस मतलब समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, तब जाके वो कस्टम्स का कोई मान्यता होगा। कस्टम्स है तो लागू करना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। क्यों है, किस लिए है, प्रॉपर रीजन के साथ आपको प्रूव करना होगा, तब जाके उसको लीगल कस्टम्स के अंदर जगह मिलता है। रीजनेबलनेस, कस्टम मस्ट बी रीजनेबल, कस्टम मस्ट बी रीजनेबल, इट मस्ट बी यूजफुल एंड कन्वीनियंट टू द सोसाइटी। जो भी कस्टम आप करते हो वो कन्वीनियंट होना चाहिए, सोसाइटी के लिए सही होना चाहिए। जैसे एक बात मुझे कहना चाहिए, जैसे मैं आपको शुरू में इस्लाम के बारे में बोला था, मुझे एक हमारे देश में करेंट कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे कहना है, जस्ट आपको बस समझाने के लिए, नॉट एनी अदर रीजंस। जैसे मानो कि हम लोग पूजाएं करते हैं, दिवाली मनाते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, है ना, या फिर रिचुअल्स करते हैं, अलग अलग छठ पूजा करते हैं हम लोग। सर भारत में अलग अलग नदियों में बहुत सारे रिचुअल्स पालन करते हैं, है ना। जैसे पूजा करते हैं तो हम लोग नदी में विसर्जन करते हैं, हम भी करते हैं, मैं भी उसके पार्ट हूँ सर, ठीक है, इस पाप का मैं भी भागीदार हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमें नई तरीके से सोचना चाहिए। जैसे पुराना नियम अलग था, पुराने जमाने का चीजें अलग था, आजकल सर केमिकलाइज दुनिया है, ठीक है, हर चीज में केमिकल है। गंगा को हम लोग माँ मानते हैं, और गंगा माँ दूषित इतना ज्यादा हो रहा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गंगा मैया इतना ज्यादा दूषित हो रहा है कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। इवन इस गंगा सागर का जो मेला हो रहा है आजकल, ग्रीन गंगा सागर मेला होता है, क्यों? ताकि हम लोग प्लास्टिक ना डाले उसके अंदर, फूल पत्ता जो भी है उसके अंदर ना डाले, क्योंकि बहुत लोगों का संगम होता है गंगा सागर में। और नॉट जस्ट गंगा सागर हो गया, इलाहाबाद हो गया, मतलब प्रयागराज हो गया आपका, जो भी। तो अगर रीजनेबल, मतलब कहने का मतलब है आपका कस्टम तो ठीक है, आपका रीति रिवाज तो ठीक है, बट रीति रिवाज समय के साथ भी चेंज होना चाहिए भी। नदी से इंपॉर्टेंट तो रीति रिवाज नहीं हो सकता ना, माँ से इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना, माँ को पहले बचाना चाहिए। तो गंगा माँ खराब हो रहा है सर हमारे रिचुअल्स के कारण, इंडस्ट्री के जो भी वेस्टेजेस है उसके कारण, सिटी का जो सीवरेज है उसके कारण, बहुत भयंकर। बनारस से लेके कोलकाता तक इतना दूषित है गंगा कि कुछ बताया नहीं जा सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ सम हमारा रिचुअल्स, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री। ऑब्वियसली इंडस्ट्री भी एक अलग रीजन है, बट अगर मैं कस्टम्स की बात करूं तो कस्टम्स के कारण हम लोग नदियों को खराब कर रहे हैं। तो समय अभी आया है पुराने नियम को बदलने का, वो समय अलग था, ये समय अलग है, ठीक है। तो समय के साथ साथ मुझे लगता है कि इस रिचुअल्स में भी कुछ ना कुछ एक्ट आना चाहिए कि भाई आप गंगा में क्या क्या नहीं कर सकते। एक्ट आएगा ना, लोग सुधर जाएगा, लोग सुधर जाएगा। लेकिन फिर क्या है ना, लोगों के ठेस पहुंचेगा। नहीं देखो, गंगा मैया में प्रदीप डालने नहीं दे रहा है, फूल पत्ता नहीं डालने देता है, प्रतिमा विसर्जन नहीं करने देता। लोगों को समझना चाहिए, एक कस्टम्स के नाम पे हम जनजीवन का सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है उसी को खत्म कर देंगे। हाँ, आज गंगा खत्म हो जाएगा तो सब खत्म। सरस्वती रिवर का नाम हम लोग सुनते हैं, पुराण में था, वो भी इसी तरह से खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट सर, कि खत्म ऐसे नहीं होता, खत्म होने के पीछे रीजंस भी होते हैं। तो रीजनेबलनेस, कस्टम मस्ट बी रीजनेबल, इट मस्ट बी यूजफुल एंड कन्वीनियंट टू द सोसाइटी। जैसे मुझे लगता है कि जो पुराने रिचुअल्स है हमारे हिंदुओं में भी, ठीक है, वो रिचुअल्स में भी कुछ सुधार लाना चाहिए, मूर्खता नहीं करना चाहिए। The custom is unreasonable if it is opposed to the principle of justice, equity, and good conscience. I hope you understand. A custom is unreasonable if it is opposed to the principle of justice. अगर ये किसी के खिलाफ जा रहा है,
किसी इक्विटी के खिलाफ जा रहा है या गुड कंसाइंस के खिलाफ जा रहा है तो फिर उसके बारे में जरूर सवाल उठना चाहिए। तो सर बोलो, मैं तो बहुत सारा चीज बोल रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर। कंपल्सरी ऑब्जर्वेशंस, custom to be valid must have been continuously observed without any interruption from times immemorial, and it must have been regarded by those affected by it as an obligatory or binding rule of conduct. Conformity with the law and public morality. A custom must not be opposed to the morality or public policy. Yes sir. कभी भी कोई कस्टम मोरलिटी के अगेंस्ट में नहीं जा सकता या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, नॉर मस्ट इट कॉन्फ्लिक्ट विद स्टैट्यूट लॉ। इवन स्टैट्यूट लॉ के अगेंस्ट में भी कन्फ्लिक्शन में नहीं जा सकता। इफ ए कस्टम इज एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय लेजिस्लेशन, अगर कोई कस्टम्स को लेजिस्लेशन फॉरबिडन करता है, मना करता है, एंड एब्रोगेटेड बाय ए स्टैट्यूट, इट इज इनएप्लीकेबल। आप समझ रहे हो? इफ ए कस्टम इज एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय लेजिस्लेशन एंड एब्रोगेटेड बाय ए स्टैट्यूट, इट इज इनएप्लीकेबल। बस ये समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे कस्टम्स है जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे एक बहुत रिसेंट ट्रेंड में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया इंडियन सोसाइटी में, जो बाकी इस्लाम नेशंस ने बहुत पहले ही कर दिया था, दैट इज ट्रिपल तलाक, है ना सर? ट्रिपल तलाक, 3 बार तलाक 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 बोलने से आप किसी भी एक औरत का डिग्निटी पे ऐसे नहीं कर सकते, है ना, चाहे आप कोई भी धर्म से हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कुछ भी हो, मतलब पब्लिक मोरालिटी भी तो कुछ चीज होते हैं। Anonymity of opinion, the custom must be general or universal. If practice is left to individual choice, it cannot be termed as custom. कोई individual choice में करता है तो उसको custom नहीं कहा जा सकता। Peaceable enjoyment, the custom must have been enjoyed peaceably. आप पीसफुल करो, जो भी करो कस्टम्स, आपका आनंद होना चाहिए, ठीक है। कस्टम्स में आनंद होना चाहिए, कस्टम्स में दुख, सौरो या किसी भी तरह का बॉन्डेज नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी डिस्प्यूट इन लॉ, कोर्ट और अदरवाइज। Consistency, there must be consistency among the customs. Custom must not come into conflict with the other established customs. एक कस्टम दूसरे कस्टम्स के एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और कस्टम्स इनकॉन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए। चले आ रहे हैं तो चलने दो, तभी वो कस्टम्स कहलाएगा, अदरवाइज वो कस्टम्स के डेफिनेशंस में नहीं आएगा। अब बात करते हैं सर, तो फिर भारत के रीति नीति में कस्टम्स एक बहुत बड़ी बात है सर, और जो विवाद देखने को मिलता है वो कस्टम से ही, जो आज के डेट में जो हिजाब रोज जो चल रहा है वो भी कस्टम से ही चल रहा है। ऐसे और भी नियम हैं, गंगा दूषण के अगेंस्ट में भी कोर्ट में केस चल रहा है, उसके ऊपर भी बात चल रहा है, बहुत सारे, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कंट्रोवर्शियल भी काफी हैं, लेकिन बात करने जाओ तो अभी फिर से हिस्ट्री निकल के आएगा, छोड़ो अभी। जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स, ये भी लॉ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स। सर ये क्या होता है जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स? चलो देखते हैं सर। In general use, the term precedent means some set pattern guiding the future conduct. Some set pattern, कुछ पैटर्न है पहले से चले आ रहे हैं, जो फ्यूचर कॉन्डक्ट को, फ्यूचर में जो भी कुछ होगा उसको कॉन्डक्ट करते हैं कि भाई ऐसा पहले हुआ है तो आगे भी ऐसा ही होगा। In the judicial field, it means the guidance or authority of past decisions of the court for future cases. आप समझ रहे हो प्रेसिडेंट्स का मतलब? पहले इस तरह का घटना ने, लॉ ने कुछ ऐसा डिसीजंस लिया था, तो फ्यूचर केसेस में भी ऐसे ही डिसीजन लिया जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अगर पहले ऐसा हुआ है तो बाद में भी ऐसा ही डिसीजन लेने का बात करेगा। मतलब ये तो एक सिंपल बात है ना, कि अगर पहले ऐसा हुआ है तो बाद में ऐसा होना चाहिए। क्या सर इस तरह का हेल्प लॉ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? आपको क्या लगता है? हेलो, अरे बोलो। मतलब ऑब्वियसली आपके मन में सवाल जरूर चल रहा होगा कि सर पुराने में अगर कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिया है तो अगर बाद में भी क्या रॉन्ग डिसीजंस ही होगा? नहीं नहीं सर, बात ऐसा नहीं चल रहा है। मतलब ये लॉ के लिए एक सोर्स है कि अगर पहले ऐसा डिसीजंस लिया गया तो ये लॉ के लिए एक हेल्प हो जाते हैं कि ठीक है, थोड़ा प्रेशर कम हो जाते हैं कि पहले ऐसा हुआ है तो अभी करंट सिचुएशंस में भी ऐसा ही डिसीजन लेने का चांसेस है। हाँ, उसके अगेंस्ट में अगर कोई बात फिर से उठता है तभी तो जुरिस्प्रूडेंस है। जुरिस्प्रूडेंस उसके, जुरिस्प्रूडेंस क्या है, जो आपको मैं पहले दिन के क्लास में ही बोला था कि जुरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है कि जो करंट लॉ है वो कितना सही है, कितना गलत है, करंट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसका जस्टिफिकेशन में बात करता है जुरिस्प्रूडेंस। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट्स का मतलब था क्लियर तो था बॉल।
है सर। ओके सर। रोशनी বুঝতে পারছিস? প্রিয়াক্ষী ওকে। অভিষেক আছিস? অভিষেক বুঝতে পারছিস তো? বল। হ্যাঁ স্যার। Okay. Only such decisions which lay down some new rule or principles are called judicial precedents. Only such decisions which lay down some new rule or principles are called judicial precedents. Okay. Judicial precedents are an important source of law. They have enjoyed high authority at all times and in all countries. This is particularly so in the case of England and other countries which have been influenced by English jurisprudence. The principle of law expressed for the first time in court of decisions became precedents to be followed as law in deciding problems and cases identical with them in future. The rule that a court decisions इसका प्रॉब्लम हो गया नहीं है इसका एक सेकंड देखो सर the rule that a court decisions becomes a precedent to be followed in a similar cases is known as जब सिमिलर डिसीजंस फॉलो करने का जगह आता है ना तो उसको एक्चुअली कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस बेसिकली डिसीजंस वर्ड जो सब लैटिन फ्रेज है सर लैटिन वर्ड से लिया जाता है और मैं आपको बहुत बार बोला कि लॉ में लैटिन फ्रेज यूज करने के पीछे का वजह क्या है ना बिकॉज ये इटली रोमन का जो एरिया है ना रोम इटली का एरिया है इनसे एक्चुअली इंग्लिश लॉ प्रभावित है ठीक है और इंग्लिश लॉ से करेंट इंडियन लॉ प्रभावित है ठीक है ये रीजन है सर और कुछ नहीं ठीक है ये रोम इटली ये एक्चुअली यूरोपियन नेशंस में लास्ट 2000 ईयर्स में सबसे ज्यादा मतलब क्या बोलूं सर पावरफुल रहा है उनका एजुकेशन सिस्टम उनका कॉन्सेप्ट इटली रोम एरिया में ग्रीस रोम इटली एरिया और बाद में यही चीज बाकी यूरोप में भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है और फिर जब यूरोपियंस एशिया में आया हमारे देश में राज किया तो उनका कॉन्सेप्ट भी हमारे देश में लागू हो गया और कुछ नहीं इसीलिए हमें ये इस तरह का पढ़ाई करना पड़ता है हमें बार बार लैटिन फ्रेज पढ़ना पड़ता है अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि करंट ट्रेंड है ठीक है ओके तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जानकारी होना चाहिए द रीजन व्हाई ये प्रेसिडेंट इज रिकॉग्नाइज्ड इज दैट अ जुडिशियल डिसीजन इज प्रिज्यूम्ड टू बी करेक्ट द प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ लिटिगेंट्स लॉ बिकम्स सर्टेन एंड नोन and that in itself is a great advantage administration of justice becomes equitable and fair ठीक है तो मैं आपको बताता हूं इसके ऊपर ये स्टेयर डिसाइसिस के ऊपर ना कुछ केस बताता हूं चलो व्हाट इज स्टेयर डिसाइसिस ठीक है थोड़े डिटेल्स में बात करना है सर ठीक है कुछ यूएस का केस लेंगे रिसेंट ट्रेंड में हुआ है तो आपको भी थोड़ा सुविधा होगा नॉट जस्ट इन इंग्लैंड नॉट जस्ट इन इंडिया यूएस में भी ये काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है स्टेयर डिसाइसिस इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड मैक्सिमम लॉ सिस्टम फॉलो करते हैं सर स्टेयर डिसाइसिस इज अ लीगल डॉक्ट्रिन क्या है स्टेयर डिसाइसिस इज अ लीगल डॉक्ट्रिन दैट ऑब्लिगेट्स कोर्ट टू फॉलो हिस्टोरिकल केसेस व्हेन मेकिंग अ रूलिंग ऑन अ सिमिलर केस हिस्टोरिकल केस को फॉलो करते हैं जब रूलिंग केसेस को चलाते हैं मतलब करेंटली जो रूलिंग चल रहा है सिमिलर टाइप ऑफ केसेस को फॉलो करते हैं स्टेयर डिसाइसिस इंश्योर दैट केसेस विद सिमिलर सिनेरियोस स्टेयर डिसाइसिस क्या है केसेस विद सिमिलर सिनेरियोस को देखते हैं एंड फैक्ट्स आर अप्रोच्ड इन द सेम वे फैक्ट्स को भी सिमिलर वे में चेक करते हैं सिंपली पुट इट बाइंड्स कोर्ट्स टू फॉलो लीगल प्रेसिडेंट्स सेट बाय प्रीवियस डिसीजंस मतलब आज जो न्यू रूल्स फॉलो करेंगे वो प्रीवियस डिसीजन से प्रभावित होकर करेंगे तो इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट मिल जाता है और कुछ नहीं स्टेयर डिसाइसिस इज अ लैटिन टर्म मीनिंग टू स्टैंड बाय दैट व्हिच इज डिसाइडेड टू स्टैंड बाय दैट व्हिच इज डिसाइडेड ठीक है मतलब उसके साथ रहो जो डिसीजंस लिया गया था सिंपल बात है ठीक है स्टेयर डिसाइसिस इज अ लैटिन फ्रेज ठीक है इसका मतलब है टू स्टैंड बाय दैट व्हिच इज डिसाइडेड ओके तो अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा यूएस कॉमन लॉ में मतलब यूएस का जो जनरल लॉ है स्ट्रक्चर में एक डिसीजन हुआ था उसको बताते हैं आपको द यूएस कॉमन लॉ स्ट्रक्चर इज यूनिफाइड सिस्टम ऑफ डिसाइडिंग लीगल मैटर्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस एट इट्स कोर ठीक है नॉट जस्ट इन यूएस इन इंग्लैंड इन इंडिया सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं मेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल प्रेसिडेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रायर रूलिंग और जजमेंट ऑन एनी केस मतलब इससे पहले जो भी रूलिंग हुआ है जजमेंट हुआ है किसी भी केस में उसको प्रेसिडेंट कहते हैं स्टेयर डिसाइसिस डिक्टेट्स दैट कोर्ट look to precedents when overseeing an ongoing case ठीक है courts look to precedents when overseeing an ongoing case with similar circumstances ठीक है मतलब करंट सिनेरियो को देखने के टाइम पे कोर्ट प्रेसिडेंट सिनेरियोस को जरूर देखते हैं जो भी हिस्टोरिकल केसेस में हुआ है इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है सर इसका की टेकअवेज ये होता है
स्टेयर डिसाइसिस का। स्टेयर डिसाइसिस is a legal doctrine that obligates courts to follow historical cases when making a ruling on a similar case. Very interesting concept. Stare decisis records that cases follow the precedents of other similar cases in similar jurisdiction. हाँ, ये भी एक चीज है, jurisdiction का एक बहुत बड़ा खेल है। ऐसे jurisdiction मतलब नॉर्मली हाई कोर्ट वाइज jurisdiction होता है सर, ठीक है। मतलब जैसे आपको एक सिंपल बताते हैं, जैसे मानो कि ईस्ट इंडिया में, जैसे मानो बंगाल में, बंगाल जुरिस्डिक्शन, बंगाल स्टेट का जुरिस्डिक्शन कौन फॉलो करता है? कलकत्ता हाई कोर्ट फॉलो करता है। हाँ सर, क्या बोलते हो? जो वेस्ट बंगाल का जुरिस्डिक्शन एरिया है, इसका सर्वोच्च कार्यालय क्या है? कलकत्ता हाई कोर्ट, है ना, कलकत्ता। हाँ सर। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ हाई कोर्ट के बारे में बातें। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों। और भारत में जो भी रूल्स हैं वो कौन फॉलो कराता है? पूरा भारत को देखने के लिए कौन है सर? सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू सर, सुप्रीम कोर्ट, है ना। पूरा भारत को देख लेंगे ये सुप्रीम कोर्ट है, और अलग अलग जो एरिया है, एरिया वाइज जो कॉन्सेप्ट है वो हाई कोर्ट के अंडर में आता है। जैसे कलकत्ता में कलकत्ता हाई कोर्ट, बिहार में जाओ तो पटना हाई कोर्ट, ठीक है। आप तमिलनाडु में जैसे जाओ तो तमिलनाडु हाई कोर्ट, ठीक है। अच्छा, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट इसमें भी फॉलो होता है और एक जगह में भी फॉलो होता है, वो है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड का जो जुरिस्डिक्शन एरिया है दैट इज ऑल्सो कंट्रोल फ्रॉम कोलकाता। ये भी आपको बता दूं सर, ठीक है। ओके, छोटा सा आइलैंड है, इनका जो भी केसेस होता है कोलकाता हाई कोर्ट में आके। और इसका और एक रीजन भी है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत बंगालीज रहते हैं। ऐसे और भी कास्ट रहते हैं, और भी जाति रहते हैं, बट बंगालीज बहुत सारे हैं। ये एक्चुअली इंदिरा गांधी जब 71 में बांग्लादेश वार में इंडिया ने हेल्प किया था, पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद किया था, ठीक है। तो उस दौरान जो भी 71 के टाइम पे जो भी बांग्लादेश से इधर आ गया था, ठीक है, इंडिया में आ गया था, तो उनको बसाने के लिए बांग्लादेश में भेज दिया, सॉरी अंडमान में भेज दिया गया। तो अगर आप कभी भी, जो लोग भी अंडमान गए हो, उनको ज़रूर पता होगा कि वहाँ पर बंगाली का एक बहुत बड़ा टोल रहते हैं, ठीक है। ओके सर, देख रहे हैं सरकमस्टेंसेस, सिचुएशन, सरकमस्टेंसेस बहुत सारा। मतलब अगर आप ऐसे नॉटिकल माइल्स वाइज देखो तो सबसे नजदीक आता है आंध्र प्रदेश, वेस्ट कोलकाता से भी नजदीक में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तमिलनाडु भी ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा सा ज्यादा होगा आई थिंक, ठीक है। लेकिन फिर भी क्यों कंट्रोलिंग कोलकाता को दिया गया, इसके पीछे सरकमस्टेंसेस एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन रखते हैं। ऐसे तमिलियंस या साउथ इंडियंस रहते हैं वहां पर भी, भारत है, कहीं पर भी जा सकते हो, कोई भी जा सकते हो, लेकिन एक जुरिस्डिक्शन एरिया तो किसी को बनना चाहिए ना, इसीलिए जुरिस्डिक्शन का एक बहुत बड़ा खेल होता है सर। ओके, तो बात क्या है, चलो देखते हैं आगे आगे। So the stare decisis requires that cases follow the precedents of other similar cases in similar jurisdiction. लेकिन क्या दूसरी जुरिस्डिक्शन का केस नहीं देख सकता? हाँ देख सकता है, बट बाउंड नहीं है। अब बात समझो, जैसे कलकत्ता हाईकोर्ट में, कलकत्ता हाईकोर्ट का या कलकत्ता जुरिस्डिक्शन में अगर कुछ केसेस हुआ है, ठीक है, अगर कलकत्ता जुरिस्डिक्शन में पहले कुछ केसेस हुआ है तो कलकत्ता उसको जरूर देखेगा, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि तमिलनाडु कोर्ट भी सिमिलर जुरिस्डिक्शन का, मतलब कोलकाता का जुरिस्डिक्शन को देखे। हाँ, उसको उससे वो कुछ मतलब इंफॉर्मेशन या फेवर ले सकता है, बट उसको फॉलो करने का जो बॉन्डेज है वो कलकत्ता के ऊपर, तमिलनाडु का नहीं आएगा, तमिलनाडु जुरिस्डिक्शन का कलकत्ता पे नहीं आएगा। लेकिन अगर कलकत्ता जुरिस्डिक्शन के अंदर कुछ हुआ है तो वो फॉलो करने का एक कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक है सर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा देखा जाता है लॉ सिस्टम में। जुरिस्डिक्शन का एक बहुत बड़ा खेल है प्रेसिडेंट के केस में, ठीक है। तो ये भी स्टेयर डिसाइसिस का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। फिर आता है सर यूएस सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये यूएस की जगह आप इंडिया देख लो, is the nation's highest court, same concept है। सुप्रीम कोर्ट is the nation's highest court, therefore all states rely on सुप्रीम कोर्ट precedents। लेकिन अगर किसी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राय दे दिया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाके बाकी लोग कुछ नहीं बोल सकता, है ना सर, उसी को रिसेंट प्रेसिडेंट्स माना जाएगा, ठीक है। तो ऑल स्टेट्स रिलाई ऑन सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बताएगा उसको तो मानना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पर एक सिंपल केस है जो यूएस के बेसिस में है। आप सेम टू सेम इंडियन कॉन्सेप्ट में भी सोच सकते हो। Unique case with a hardly any past reference material may become a precedent when the judge makes a ruling on it. Also, the new ruling on similar present case replaces any precedent that has been overruled in a current case. मतलब अगर कुछ नया आ जाता है तो पुराना चीज ऑटोमेटिकली ओवररूल्ड हो जाता है। अंडर द रूल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस कोर्ट आर ऑब्लिगेटेड टू अपहोल्ड देयर प्रीवियस रूलिंग्स, ठीक है। कोर्ट नॉर्मली पुराना नियम को ही बहाल करना चाहता है। अपहोल्ड मतलब क्या करना, बहाल करना, बंगाली में हम लोग बोलते हैं, उसी को रख देते हैं। of the ruling made by higher courts within the same court system। जैसे एक कॉन्सेप्ट में
कांसास, ये कांसास सर यूएस में एक जगह है, एक बहुत बड़ा मतलब बेसिकली यूएस का जो सिस्टम है उसके अंदर, जैसे हमारे यहाँ पर कोलकाता जुरिस्डिक्शन, वैसा ही यूएस का एक जुरिस्डिक्शन है कांसास जुरिस्डिक्शन. कांसास स्टेट्स एपिलेट कोर्ट will follow their precedent, the Kansas Supreme Court precedent and the US Supreme Court precedents. Kansas is not obligated to follow precedents from the appellate court of other states. तो कांसास क्या है, यूएस का एक स्टेट है, ठीक है. कांसास अपना स्टेट का जुरिस्डिक्शन का जो प्रेसिडेंट है उसको फॉलो करेगा, कांसास यूएस सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेसिडेंट है उसको फॉलो करेगा, लेकिन बाकी जो दूसरे स्टेट्स है यूएस के अंदर उसका प्रेसिडेंट्स को फॉलो करेगा, ऐसा ऑब्लिगेशंस कांसास कोर्ट के अंदर नहीं है. से कैलिफोर्निया, हाउएवर, मतलब जैसे कि यूएस में कैलिफोर्निया आता है, आप लोगों को पता है, कैलिफोर्निया जुरिस्डिक्शन का कुछ केस या प्रेसिडेंट्स को फॉलो करने का बॉन्डेज कांसास पे नहीं आएगा. सिमिलरली कैलकाटा का कोई बॉन्डेज बॉम्बे पे नहीं आएगा, बॉम्बे का बॉन्डेज तमिलनाडु पे नहीं आएगा. इट्स लाइक दैट. फिर फेस्ड विद ए यूनिक केस. लेकिन अगर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बता दिया, तो उसको फॉलो करने का सबको मतलब नॉर्मली उस प्रेसिडेंट्स को जरूर देखा जाएगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. तो ये बात सिंपल है सर. इन इफेक्ट ऑल कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री. सेम टू सेम इन इंडिया. देयरफॉर decisions that the highest court makes becomes binding precedents or obligatory stay or decisis for the lower courts in the system. When the Supreme Court overturns the precedents made by courts below it in the legal hierarchy, the new ruling will become stay or decisis on similar court hearings. If a case ruling in a Kansas court which is abided by a certain precedents of decades is taken to the US Supreme Court is then overturned by that court, the Supreme Court overrule replaces the former precedents. मतलब कहने का मतलब है, कांसास को आप कैलकाटा समझ लो. मानो कि कैलकाटा हाई कोर्ट में कोई पुराना केस चल रहा था, ठीक है, तो उसी नियम को फॉलो कर रहा था, लेकिन वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया. अब सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरटर्न कर दिया और एक न्यू रूल रिप्लेस कर दिया. तो क्या कैलकाटा का जो पुराना केस है उसी को फॉलो होगा कि सुप्रीम कोर्ट का केस फॉलो होगा? प्लीज टेल मी सर. कैलकाटा में कुछ पुराना रूल्स चल रहा था, उसी केस को फॉलो इतना दिन हो रहा था, लेकिन वो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट उसको रिप्लेस कर दिया. तो अब क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करेंगे कि कैलकाटा हाई कोर्ट का पुराना रूल्स को ही मानते हुए आगे का केस आगे बढ़ाएंगे? न्यू रूल ऑफ प्रेसिडेंट किसको मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का या पुराना हाई कोर्ट का? बोलो सर. अरे बोलो, समझ में नहीं आया क्या? सर सुप्रीम कोर्ट. ऑब्वियसली सर सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करेंगे, कॉमन सेंस काम आ जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करेंगे. तो इस तरह से नॉर्मली बात को आगे बढ़ाया जाता है. आपको एक एग्जांपल बताएं, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखो, आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा. सर आप लोग ये स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में सुने हो? एनीवन? इनसाइडर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सुने हो सर? अच्छा, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं सुने हो, बट कम से कम ये तो सुने होंगे, ये अपना जिसके ऊपर काफी सारा वेब सीरीज भी बना है और मूवीज भी बना है. अभिषेक बच्चन ने भी एक मूवी बिग बुल बोल के एक मूवी बनाया, वेब सीरीज भी बना है सर. किसका, किसके नाम पे? हर्षद मेहता ना? है. जीनियस थे सर, जीनियस. दिमाग वाले थे, बिल्कुल दिमाग वाले थे, ठीक है. बस लॉ का जो प्रॉब्लम था, मतलब लीगल पैटर्न में जो लूफॉल्स था, जो जहां भी थोड़ा सा उनको छेद दिखा बस उसका मिसयूज कर लिया और कुछ नहीं, ठीक है. रीच बनने का इतना शौक था तो बस लीगल पैटर्न का जो भी प्रॉब्लम है उसको, लेकिन ऐसे देखो तो बेसिकली वो पॉलिटिकल शिकार बन गया और कुछ नहीं, ठीक है. तो ये हर्षद मेहता एक आम बंदा था, एकदम लोअर मिडिल क्लास आम बंदा, जिनको शेयर मार्केट में इतना नॉलेज आ गया था कि बिजनेस के बारे में, थोड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग भी कर लिया था, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है. इनसाइडर ट्रेडिंग भी कर लिया था और साथ में थोड़ा बहुत मतलब जो लीगल पैटर्न है, लीगल सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, जो मिसयूज, मतलब मिसयूज बोलेंगे नहीं, मतलब लीगल एरिया में कुछ क्या बोलूं सर, खाली जगह था, मतलब उसको भरपाई नहीं किया गया था, तो उसका बेसिकली उसने मिसयूज कर लिया, ठीक है. लॉ को धोखा नहीं दिया, लेकिन लॉ में कुछ प्रॉब्लम था नहीं, लॉ में कुछ कमियां थी, उस कमियां को यूज कर लिया. इसको यूज करके उन्होंने बेसिकली मैनिपुलेशन किया स्टॉक मार्केट को, ठीक है. 90s का बात है सर, 90s का बात है, जब वो मनमोहन सिंह एलपीजी कर रहा था ना सर, उस दौरान का बात है. एलपीजी मतलब पता है ना सर, एलपीजी क्या है?
मनमोहन सिंह जब हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर नहीं सर, फाइनेंस मिनिस्टर थे, एफएम थे, एफएम। उस टाइम पीएम थे नरसिम्हा राव। कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट था, यूपीए था, कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट था, कांग्रेस से ही थे नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में, मनमोहन सिंह के फाइनेंस मिनिस्ट्री में हमारे देश में 1991 में एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इस एलपीजी के कॉन्सेप्ट में भारत का इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करता था बिफोर 1991। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब भारत दुनिया के सभी देशों के साथ बिजनेस करना, भारत का प्रोडक्ट बाहर जाना, बाहर का प्रोडक्ट इंडिया में आना, या फिर बाहर का पैसा इंडिया में आना, या इंडिया का पैसा बाहर जाना, ये फ्लो नहीं था। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ रहा था। और बढ़ती आबादी मतलब पॉपुलेशन का बाढ़ हो रहा था, फ्लड हो रहा था पॉपुलेशन का। ठीक है, क्योंकि भारत मतलब उस पीरियड में भारत मूर्खता का, मतलब जो इलिटरेसी का ना जो शिखर होता है उसमें चढ़ गया था। मतलब एकदम एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन, मतलब कंट्रोल करना नामुमकिन, ऐसे हालात पैदा हो गया था। मतलब सीरियसली मैं तो मानता हूं कि गवर्नमेंट फेलियरिटी ऑब्वियसली। और साथ में एक तो प्रॉब्लम है 47 का प्रॉब्लम तो था ही, उससे आज़ाद होना, फिर पाकिस्तान इंडिया में अटैक किया, चाइना ने अटैक किया, युद्ध ही युद्ध चला अप टू 1970-75 तक। उसके बाद इंडिया और ज़्यादा मुश्किल में आ गया, काफ़ी सारा खराब सिचुएशंस निकला है। पर 91 में भारत के पास और कोई चारा नहीं था और इंडिया इकोनॉमी को ओपन कर दिया, तो फॉरेन मनी आना था, बाहर का पैसा आना था। तो हर्षद मेहता भी उसका भरपूर फायदा उठाया और इनसाइडर ट्रेडिंग भी किया। ठीक है, खबर को पहले से जान लिया, किससे? कोई अंदर की कंपनी के लोगों से, और मार्केट को क्या कर लिया? मैनिपुलेट कर लिया। तब सेबी भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, सेबी का रूल्स रेगुलेशंस भी, सिक्योरिटी लॉ भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। सेबी को बस वॉच डॉग बना के रखा था, सेबी के हाथ में पावर नहीं था। जैसे आज सेबी के हाथ में बहुत सारे पावर है। सिक्योरिटीज लॉ, जो लोग सीएस में स्पेशली पढ़ते हो आप लोग, ठीक है, सिक्योरिटीज लॉ में आप लोग सेबी का पावर के बारे में पढ़ोगे। बट बिफोर 1992 सेबी के पास ये सब पावर नहीं था, इतना पावर। वॉच डॉग था, सेबी था, सिक्योरिटी लॉ भी था, बट इतना पावर नहीं था। तो इसके कारण भी हर्षद मेहता को थोड़ा सुविधा हो गया था। लेकिन उन्होंने, मतलब मैं तो थोड़ा बहुत जितना उनके बारे में पढ़ा हूं या समझा हूं, उन्होंने बस अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, है ना। मुश्किल तो लॉ में था। तो इनसाइडर ट्रेडिंग इज द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री इन द मिसयूज ऑफ मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। मतलब कुछ इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली नहीं होना चाहिए, अगर नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल दिया जाए, जो हर्षद मेहता ने किया था। ठीक है, बेसिकली जो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो उसको अंदर से निकालता था, खुद भी उस पर पैसा लगाता था, और अपना एक एडवाइजरी कंपनी था, ब्रोकिंग फार्म था, उसके थ्रू से लोगों को भी बोलता था कि भाई मैं भी कमा रहा हूं, आप भी कमाओ। खराब क्या बोलता था भाई, ठीक है, अच्छा ही बोलता था। लेकिन लॉ को उस टाइम पे इतना स्ट्रांग नहीं था, लॉ में प्रॉब्लम था। लॉ को बोलना चाहिए था कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल गेन। तो ये यहाँ पर आप लोग को मैं एक यूएस वाला केस बताता हूँ, देखिए, देखो से ध्यान से। द इंसाइडर कैन ट्रेड द इंफॉर्मेशन फॉर देयर पोर्टफोलियो। इसमें क्या करते हैं, कंपनी से इंफॉर्मेशन बाहर निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि मानो आप में से कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हो, ठीक है, वैसे मैं आपको, चलो आज पता नहीं क्या हुआ एसबीआई का, खबर है आप लोगों के पास एसबीआई में क्या हुआ है? ना सर। अरे क्या करते हो आप लोग? अरे 22,000 करोड़ लेके भाग गया एसबीजी सीपीएट्स है बोल ना। के एक कंपनी। हाँ, ये देखो, हुआ ना खेल। मैं वही सोच रहा था क्या होगा आज मार्केट। ऊपर से सुन रहा कि यूएस और रशिया में वार सिचुएशंस क्रिएट हो रहा है यूक्रेन को लेके। डोंट नो क्या होगा। ऐसे यूएस एसबीआई का देखो सर, ये हुआ है आज, पहले डाउन हुआ लेकिन अभी फिर डाउन में ही जाएगा, आई डोंट नो कितना डाउन में जाएगा। 22,000 करोड़ का घोटाला हो गया सर। ठीक है, मतलब कौन थे ऑडिटर भाई, कौन थे मैनेजर, किसको किसको लोन दे देते हो? हाँ, घोटाला समझ रहे हो सर? ऑडिटर, अकाउंटेंट, ठीक है, और सबसे बड़ा बैंक का मैनेजर, वही तो सबसे बड़ा कातिल है। हाँ, जो बैंक का चेयरपर्सन है उनको सब पता होता है। मतलब ये घोटाला कैसे हो गया? नहीं होना चाहिए। 22,000 करोड़ कोई कमती नहीं होता। अब देखो इसमें क्या खबर निकल के आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कंपनी के बारे में कोई अच्छा बात या बुरा बात, कि मानो कि आप एसबीआई में हो और आपसे मैं इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, और आप एसबीआई में काफी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, ठीक है, और आपसे मैं इंफॉर्मेशन बाहर निकालता हूँ
और फिर मैं उसके बेसिस में एसबीआई में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि भाई एसबीआई में क्या होने वाला है। तो जब बाकी मार्केट को नहीं पता चलता उससे पहले मेरे को पता चल जाएगा, इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, जैसे हर्षद मेहता ये केस किया था एसीसी सीमेंट के साथ, हर्षद मेहता ये चीज किया था एसीसी सीमेंट के साथ। ठीक है, काफी पुराना बात है, और उन्होंने इस तरह से, ये 2002 के पहले का बात है, मतलब 90s के जमाने का बात है, एसीसी सीमेंट में। ठीक है, एसीसी सीमेंट में इस तरह से उन्होंने मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग करके एसीसी सीमेंट का, ऐसे उनको पहले बैलेंस शीट वगैरह सब देख लिया था, फंडामेंटल्स भी देख लिया था, लेकिन कुछ अंदर का बात जिसको उसको श्योरिटी देना था, और वो श्योरिटी वो अंदर से निकाल लिया था, और निकाल के एसीसी सीमेंट का शेयर को कहां से कहां लेके चला गया था, और खुद भी कमाया, और जो भी हर्षद मेहता का बात मतलब एडवाइजरी के ग्रुप में थे उनको भी कमाने का बड़ा जबरदस्त मौका मिला। मतलब बेसिकली मार्केट को मैनिपुलेट करके बढ़ा दिया, जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा। 300 का शेयर 10,000 में छू गया था, 300 का शेयर 10,000 में छू गया था, इतना कुछ बात है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अभी। तो कहने का मतलब, একটা কোম্পানি করেছে, हाँ बोलो। শুরুতে একটা কোম্পানি দিয়ে করে অনেকগুলো কোম্পানি দিয়েই তো বড় করেছিল, हाँ, पहले एसीसी को मेनली किया था, और बाद में बाकी और भी कहानी है। ठीक है, সবাই কিন্তু করেছে। हाँ तो कहने का मतलब है, यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग का केस क्या है वही मैं आपको बस बताना चाहता हूँ। देखो एक बार ये क्या है, और इसमें प्रेसिडेंट्स को कैसे यूज किया जाता है। तो कंसिडर इंसाइडर कैन ट्रेड द इंफॉर्मेशन फॉर देयर पोर्टफोलियो और सेल इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर फॉर ए कॉस्ट। ठीक है, मतलब कुछ पैसा लेके आप इंफॉर्मेशन को बाहर से सेल कर देते हो। तो ये इसमें रिसेंटली, नॉट जस्ट ये हर्षद में था, रिसेंटली तो काफी सारा कंपनीज में, एनएसई में इनसाइडर ट्रेडिंग, एनएसई में हुआ, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, इन्फोसिस में इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ, ये लास्ट ईयर का बात है। इन्फोसिस इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटी, उनको बाहर निकाल दिया गया। जो लोग एनएससी के थ्रू से, जो एम्प्लॉइज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट एरिया में काम करते हैं, ये देखो काफी पुराना है, ये देखो 29 सितंबर 2021 में इन्फोसिस, अनदर इन्फोसिस एम्प्लॉय बैंड बाय सेबी ओवर इनसाइडर ट्रेडिंग। देख पा रहे सर, ऐसे और भी बहुत सारे कंपनीज में इधर उधर हो रहा है, आज भी हो रहा है, लेकिन अभी सेबी के पास पावर है सर, अभी सेबी के पास पावर है। वो हर्षद मेहता वाला गलती सेबी और नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। ये देखो, months after a few employees of Infosys were banned by the Securities Exchange Board of India over use of unpublished price sensitive information for trading in the company stock, the regulator on Monday banned another employee of the company for the same offense. SEBI in an interim order passed on Monday banned Ramit Chaudhary, solution design head of Infosys, and his accomplice Keur Maniar insider trading case involving the company's strategic partnership with Vanguard announced last year. Okay. The capital market regulator's investigation found that Ramit Chaudhary had access to unpublished price sensitive information regarding the Vanguard deal. He then shared the same information with former colleague Maniar. Keir is a connected person and is reasonably expected to have an access to the UPSI, and therefore he is an insider as a on a preponderance of probability basis prima facie, मतलब primary was his positions of the UPSI procured from Ramit सेबी सेट। मतलब बेसिकली आप ऐसे इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाहर से निकाल रहे हो, ठीक है, अंदर से निकाल रहे हो, जो बेसिकली आप पब्लिकली नहीं कर सकते। तो वही ऐसा ही एक केस मैं आपके साथ डील कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे इंडियन सिनारियो में बहुत सारा रिसेंटली हो रहा है, और आपको मैं थोड़ा सा पुराना केस जो प्रेसिडेंट के लिए मैं आपको यूज कर रहा हूँ। The president looked to by courts when dealing with insider trading is 1983 case Dirks versus SEC। ठीक है, ये केस हुआ था insider trading में। President looked to the by courts when dealing with insider trading is 1983 का केस था। In the case, the US Supreme Court ruled that insiders are guilty if they directly or indirectly received material benefits from disclosing the information to someone who acts on it. In addition, exploiting confidential information exists when the information is gifted to a relative or friend. This decision becomes precedent and is upheld by courts dealing with financial crimes that are similar in nature. तो ये केस को प्रेसिडेंट की तरह हर केस में यूज किया जाता है। डर्क वर्सेस सेक का केस हर केस में यूज करते हैं कौन, यूएस का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसा ही इंसाइडर ट्रेडिंग का केस, ऐसा फिर से यूजिंग स्टेयर डिसाइसिस को, मतलब स्टेयर डिसाइसिस मतलब ऐसे डिसीजंस पहले भी हुआ था। In 2016, ruling of Salman versus United States, the Supreme Court used stare decisis to make the ruling. Bassam Salman made an estimated 1.5 million from insider information. So 1.5 million US dollar insider information
एस्टिमेटेडली लिया है, दैट ही रिसीव्ड इनडायरेक्टली फ्रॉम हिज ब्रदर इन लॉ। ठीक है, कहाँ से लिया? अपने ब्रदर इन लॉ से। ब्रदर इन लॉ कौन है? माहिर कारा। ओरिजिनल घटना है सर, एकदम ओरिजिनल घटना है, रिसेंटली। माहिर कारा देन सिटी ग्रुप इन्वेस्टमेंट बैंकर। ये माहिर कारा कौन है? ये सिटी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। सिटी ग्रुप आप लोग जानते हो, सिटी बैंक बड़ा ही वर्ल्ड क्लास एक इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है। व्हाइल सलमान्स काउंसिल, सलमान का जो काउंसिल है, बिलीव दैट ही शुड बी कन्विक्टेड ओनली, मतलब सलमान ने गलती किया कि नहीं किया, इनसाइडर ट्रेडिंग किया कि नहीं किया, इसको प्रूव करने के लिए सलमान का काउंसिल बता रहा है कि सलमान का काउंसिल मेनली चाहते हैं कि सलमान को सजा ना हो। तो उनका मानना है कि बिलीव दैट ही शुड बी कन्विक्टेड ओनली इफ ही कंपेंसेटेड हिज ब्रदर इन लॉ इन सच केस और काइंड। अगर वो कंपेंसेट किया है तभी, ठीक है। 1.5 मिलियन का जो घोटाला बताया जा रहा है, 1.5 मिलियन का जो इनसाइडर ट्रेडिंग का बात किया जा रहा है, क्या वो माहिर कारा को पैसा दिया है? The Supreme Court judge ruled that insider do not have to get something in return. Insider को something in return जरूरी नहीं है for divulging company secrets. Based on stare decisis, the confidential information given to Salman was considered a gift as Dark versus Sek makes it clear that fiduciary duty, मतलब जिसका कंपनी के साथ बहुत एक क्लोज रिलेशन है, आप कंपनी का इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, ठीक है, तो आप बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में हो, इज ब्रिच्ड, तो ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ब्रिच हुआ है। When a tipper gives confidential information as a gift, Salman was therefore found guilty of insider trading. तो सलमान को इनसाइडर ट्रेडिंग में गिल्टी माना गया, और इस केस में अगेन वो पुराना केस को फॉलो किया गया जो डार्क वर्सेस सेक के केस में हुआ था। समझ में आ गया सर? डार्क वर्सेस सेक के केस में जो हुआ था, उसी कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फॉलो किया, और सलमान का जो केस, उसके ब्रदर इन लॉ सिटी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, उनके साथ भी इनका लॉयर कह रहा था, सलमान का लॉयर कह रहा था कि क्या वो माहिर कारा जो उनका ब्रदर इन लॉ है उनको कंपेंसेट किया है? अगर करेगा तो फिर वो कन्विक्टेड है। लेकिन लॉ कहता है नहीं भाई, समथिंग इन रिटर्न इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। आप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को खराब कर रहे हो, कंपनी का भरोसा को खराब कर रहे हो आप, तो ये जो भी आप किए ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, और सलमान सजा मिलेगा सलमान को, इवन माहिर कारा को भी छोड़ेगा नहीं। ठीक है, बोलो सर बोलो, समझ में आ गया? स्टेयर डिसाइसिस। अरे बोल सर, सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो। है सर। ऐसे और भी केसेस हैं, आप लोग थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको और ऐसे केसेस मिलेगा। मैं जितना रैंडमली मुझे आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं थोड़ा रिसर्च करता रहता हूँ, ऐसे नॉर्मल में भी करता हूँ, बट पढ़ाने के लिए थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ, तो जो भी मुझे रिसर्च में रिसेंट ट्रेंड में मिला है तो मैंने कोशिश करके आपको बताया। आप लोग खुद से भी रिसर्च कीजिएगा तो आपको और नॉलेज आ जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना रिसर्च बढ़ाए, ठीक है, क्योंकि जितना रिसर्च करोगे, जितना सर्वे करोगे, ठीक है, गूगल का सही इस्तेमाल करो, गूगल का, अपने फ़ोन का, अपने नेटवर्क का सही इस्तेमाल करो, जितना सही इस्तेमाल करोगे आप उतना आगे रहोगे, ठीक है। बस वही तो है। अब आगे देखते हैं सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बातें। ऐसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्स में कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के अंदर बताऊंगा, लेकिन कुछ बात, द डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट जो बताएगा उसके जुरिसडिक्शन में जितना सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन पे वो लागू हो जाता है, एंड ट्राइब्यूनल्स विथ इट्स जुरिसडिक्शन, अपने जुरिसडिक्शन में, मतलब कैलकाटा हाई कोर्ट एंड इसके जुरिसडिक्शन में जितना सबऑर्डिनेट कोर्ट रहेगा या जो भी ट्राइब्यूनल्स रहेगा उन पे वो रूल्स लागू होता है। The decisions of one high court have only a persuasive value in a court which is within the jurisdiction of another. The decisions of one high court have only a persuasive value in a court which is within the jurisdiction of another court, another high court. But if such decision is conflict with any decisions of the high court, अगर किसी high court का decisions के साथ किसी normal court का decisions में कोई conflict होता है, it has no value and the decisions of that high court is binding on the court. High court का decision ही court पे binding हो जाएगा। In case of any conflict between two decisions of co-equal benches, ध्यान से सुनिए सर, कोर्ट में बेंचेस होते हैं, बेंच मतलब लॉयर्स का, बेसिकली जजेस का बेंच जो डिसीजन सुनाते हैं, ठीक है, तो क्या है सर, को-इक्वल बेंचेस जिन पे डिसीजंस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जनरली द लैटर डिसीजन इज टू बी फॉलोड, मतलब जो बाद में फॉर्म हुआ है उसका डिसीजंस फॉलो होते हैं। मैं कैसे आपको बताता हूँ। इन ए कोर्ट, in a high court, a single judge constitutes the smallest bench.
एक सिंगल जज और कुछ और लॉयर्स मिलके एक स्मॉलेस्ट बेंच होगा। अ बेंच ऑफ 2 जजेस इज नोन एज डिवीजन बेंच। अगर 2 जज हैं बेंच में तो उसको डिवीजन बेंच कहा जाएगा। अगर 3 और मोर जजेस कंस्टिट्यूट करते तो उसको फुल बेंच कहा जाता है। किस लिए बेंच बनाया जाता है? कोई बड़े मुद्दे पे डिसीजन सुनाने के लिए, ठीक है। डिसीजन ऑफ सच बेंच इज अ बाइंडिंग ऑन अ स्मॉलर बेंच। तो जो भी बड़ा बेंच बनेगा ना, जिसमें मानो 3 और मोर जजेस है, उसका डिसीजंस 2 जजेस बेंच में या सिंगल जजेस बेंच पे फॉलो हो जाएगा। डिसीजंस ऑफ सिंगल बेंच सच ए बेंच इज अ बाइंडिंग ऑन अ स्मॉलर बेंच, ठीक है। One bench of same high court cannot take a view contrary to the decisions already given by another coordinate bench of that high court। मतलब अगर हाई कोर्ट के अंदर एक बेंच ने कोई डिसीजंस ले लिया, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में सिमिलर बेंचेस और कोई नया डिसीजंस नहीं ले सकता। दो ए डिसीजंस ऑफ ए डिवीजन बेंच इज रॉन्ग, इट इज बाइंडिंग ऑन ए सिंगल जज ऑन द सेम हाई कोर्ट। ठीक है, हो सकता है कि 3 और 4 जजेस का जो बेंच बना है वो डिसीजन रॉन्ग लिया है, लेकिन सिंगल बेंच को ही फॉलो करना पड़ता है। सर तो फिर अगर गलत को कैसे सही करेंगे? फिर उसके लिए फिर से न्यू बेंच बनाया जाएगा, उसके ऊपर फिर से बातें चलेंगे, ठीक है, लेकिन वो सिंगल बेंच को फॉलो करना ही पड़ेगा। Thus, decisions by a bench of high court should be followed by other benches unless they have reasons to differ from it. Reasons proper होना चाहिए, तभी आप differ कर सकते हो। In which case the proper course is to refer the questions for decisions by a full bench. Okay, the full bench का decisions को बहुत ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, इसलिए कोर्ट का decisions लेना इतना आसान नहीं होता। The high courts are the courts of coordinate jurisdiction. Therefore, the decisions of one high court is not binding on the other high courts and have persuasive value only. मतलब एक हाई कोर्ट का डिसीजंस दूसरे हाई कोर्ट में लागू होगा, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब कोलकाता हाई कोर्ट का डिसीजंस बॉम्बे हाई कोर्ट लागू करेगा, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाँ परसुएसिव वैल्यू होते हैं। मतलब परसुएसिव का मतलब होता है कि ये आपको हेल्पिंग हैंड में काम आ सकता है, आपको एक प्ररोचित कर सकते हैं। प्ररोचित का मतलब क्या? मतलब सिंपल बात ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि इट्स लाइक कि परसुएसिव वैल्यू, कि भाई वहां पर ऐसे हुआ है, केस को देखो, रेफर करो, ठीक है, लेकिन उसको फॉलो करना बॉन्डेज नहीं है। जैसे हमारे देश में, आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में ये बात करूंगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, उससे पहले हमारे देश में ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था। तो ब्रिटिश जमाने में सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करता था, हुआ करता था प्रिवी काउंसिल, ठीक है। प्रिवी काउंसिल डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द हाई कोर्ट्स अनलेस ओवररूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो प्रिवी काउंसिल का डिसीजन सबसे ऊपर होता था प्री कॉन्स्टिट्यूशन फेज में। सुप्रीम कोर्ट का केस क्या है? Supreme Court is the highest court and its decisions are binding on all courts and other judicial tribunals on the country. Article 141, very important point. Article 141, 141 of the Constitutions makes it clear that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. The words law declared includes an obiter dictum, provided it is upon a point raised and argued. ये बिमला देवी वर्सेस चतुर्वेदी का केस है। सर अब आपके मन में चल रहा है सर ऑबिटर डिक्टम क्या है ना? आप सोच रहे होंगे सर व्हाट इज ऑबिटर डिक्टम। आता हूं सर, ऑबिटर डिक्टम में बात करता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ऑबिटर डिक्टम, ठीक है। ये ऑबिटर डिक्टम क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। इज अपॉन ए पॉइंट रेज्ड एंड आर्ग्यूड, बिमला देवी वर्सेस चतुर्वेदी का केस है। However, it does not mean that every statement of judgment of the Supreme Court has the binding effect. जो भी बोलेगा मानना पड़ेगा, not necessary. Only the statement of ratio of the judgment और having the binding force उसको मानना पड़ता है। Now what is ratio of the judgment? ये एक सवाल खड़ा हो रहा है, इसको ratio decidendi बोलते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। ये ratio decidendi और ऑबिटर डिक्टम, ये दोनों में आपको बात करता हूँ, बट बिफोर दैट सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड कुछ बात देख लेते हैं। हमारे देश में सोर्स ऑफ लॉ का एक बहुत बड़ा एरिया सुप्रीम कोर्ट कवर करता है। अब सबसे बड़ा एरिया, द एक्सप्रेशन ऑल कोर्ट्स यूज्ड इन आर्टिकल 141 रेफर्स ओनली टू कोर्ट्स अदर देन सुप्रीम कोर्ट। मतलब जब भी अदर मतलब कोर्ट का बात करते हैं ना, ऑल कोर्ट्स में सभी कोर्ट्स हैं एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। Thus the Supreme Court is not bound by its own decisions. Even सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस के भी बाउंड नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अगर पहले डिसीजंस लिया है कुछ भी तो उसके ऊपर बात वो कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजंस। However, in practice, the Supreme Court has observed that the earlier decisions of the court cannot be departed from unless there are extraordinary or special reasons. अगर कोई स्पेशल रीजन हो, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर हो, तभी वो उसमें डिफर कर सकता है। If the earlier decision is found erroneous, बहुत ज्यादा गलतियां था, and thus detrimental to the general welfare of the public, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लोगों के सुविधा मतलब समाज के लिए, लोगों के लिए डिसीजंस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट विल नॉट हेजिटेट टू डिपार्टिंग फ्रॉम इट। अगर ऐसा हो तो सुप्रीम कोर्ट हेजिटेट बिल्कुल नहीं करेगा और उसको बदलने का पूरा कोशिश करेगा।
समझ में आ रहा है ना सर? इंग्लिश डिसीजन हैव ओनली परसुएसिव वैल्यू इन इंडिया। इंग्लिश का जो भी डिसीजन है उसका भारत में डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है, परसुएसिव वैल्यू जरूर है, हम लोग सीख जरूर ले सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द डिसीजंस ऑफ द प्रिवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट, जो हमारे देश में पहले था। Thus, the doctrine of precedent as it operates in India lays down the principle that decisions of higher court must be followed by the courts subordinate to them. However, higher courts are not bound by their own decisions, as in the case of England. Same to same thing England में भी follow होता है। क्लियर है सर? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का खेल समझ में आ रहा है? डिटेल चर्चा फिर से करेंगे जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का और थोड़ा डिटेल्स है और थोड़ा गहराई है, पढ़ेंगे सर। बोलो यहां तक समझ में आया? अभी तक जो भी बात हो रहा है क्लियर है सर? हाँ सर। ओके सर। सर मैं आपको 2 पॉइंट बात कर रहा था, ऑबिटर डिक्टम। हाँ सर ऐसे है यहाँ पर नीचे ऑबिटर डिक्टम, देखते हैं, रुको। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस मैंने आपको बोला। एक कॉन्सेप्ट है सर रेशियो डिसाइडेंडी, ठीक है, और एक होता है ऑबिटर डिक्टा। सर क्या है ये ऑबिटर डिक्टा और रेशियो डिसाइडेंडी? ठीक है, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में बताता हूँ। रेशियो डिसाइडेंडी, व्हाट इज दिस रेशियो डिसाइडेंडी? द मीनिंग रेशियो डिसाइडेंडी इज अ लैटिन फॉर द रीजन। द रीजन क्या है? द रीजन। रीजन क्या है? कारण, कारण। ओके, व्हाट इज द रीजन और द फाउंडेशन फॉर अ डिसीजन? जो भी डिसीजन होगा उसका कुछ रीजन होना चाहिए ना, बिना रीजन का कुछ नहीं होता। तो प्रॉपर रीजन दिखाओ कि किस लिए, क्यों। ओके, फॉर एग्जांपल रेशियो डिसाइडेंडी इन द फील्ड ऑफ लॉ refers to the moment or principle in case that ultimately determines its outcome. Ratio decidendi is a legal rule regarding the legal reasoning behind the judgment. Reasoning मतलब logic, रीजनिंग मतलब लॉजिक, कारण के साथ बताओ। सर आप लोग कोई फिलोसॉफी पढ़े हो? कभी भी कोई फिलोसॉफी सब्जेक्ट? स्कूल में नहीं था, आई अंडरस्टैंड, कॉमर्स पढ़े हो, लेकिन कभी शौक से भी, हॉबी या फिर ऐसे ही कभी फिलोसॉफिकल किताब कभी पढ़े? हाँ, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, ऐसे बता रहा हूँ, मतलब शौक से। कभी बार आप लोग उल्टा सीधा चीज करते रहते हैं ना मोबाइल में, कभी फिलोसॉफी पढ़ सकते हो। ऐसे फिलोसॉफी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसमें फिलोसॉफी का बंगाली होता है दर्शन, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम ही होता है दर्शन। बहुत लोग बोर होते हैं, बट बोर होने का बात है नहीं क्यों? लॉ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जो लोग इकोनॉमिक्स या लॉ पढ़ाई करते हैं वो खुद से फिलोसॉफी का एडुकेशन लेते हैं। जैसे आप लोग अमर्त्य सेन को जानते हो? जानते हैं सर अमर्त्य सेन को? नोबेल लॉरेट। हाँ सर, बंगाल से, नॉट फ्रॉम बंगाल, जस्ट नाम सुने छी। नाम सुने छी? अरे बाप रे बाप, नाम सुनना भी चाहिए, ठीक है। ऐसे भारत के लिए ऐसा कुछ किया क्या? मेरा भी ऐसा ही मानना है, नाम ही सुनना चाहिए। नॉट मतलब उतना भी कुछ योगदान नहीं रहा है सर, वो जितना योगदान किया है उन्होंने वो बस एक ही है कि बंगाली है, बस यही है मतलब वैसा भी कोई मतलब भारत में आके लड़ाई लड़के या फिर ऐसा कुछ किया नहीं सर। बस हाँ, इनका थ्योरी काफ़ी फेमस है और दुनिया भर में इनका थीसिस को मान्यता दिया जाता है। अमर्त्य सेन का स्पेशली गरीबी हटाने का या फिर डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंस ही है इनका इकोनॉमिक्स थ्योरी का। तो अमर्त्य सेन को पीस नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के लिए, काफ़ी पहले है। तो इन्होंने सर सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ाते, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या फिर ये सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं। तो इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ाता सर, इकोनॉमिक्स के साथ साथ अभी तो ये फिलोसॉफी में ज़्यादा, मैं एक बार उनका एक प्रोफाइल में थोड़ा सा गो थ्रू कर रहा था, तो ये फिलोसॉफी में भी काफ़ी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हो, जब आप लॉ को समझना चाहते हो, आपको फिलोसॉफी भी थोड़ा सा ज़रूरी होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़रूरी होता है। अब मैं इसलिए फिलोसॉफी का बात कर दिया, इट्स बिकॉज ऑफ रीजनिंग। फिलोसॉफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप कभी भी पढ़ोगे ना, कभी भी अगर आपको फिलोसॉफी पढ़ने का मन किया, ठीक है, जस्ट ऐसे ही गो थ्रू करो ना, गूगल करके फिलोसॉफी के बारे में कुछ नॉलेज। ये हमेशा ना कॉज एंड इफेक्ट को देखना चाहता है। सर क्या मैंने पढ़ा? हाँ सर मैंने पढ़ा, तभी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ा, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरा, बट थोड़ा नॉलेज है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानना चाहता है, जिसको हम लोग बंगाली में ऐसे बोलते हैं, हिंदी में कार्य एंड कारण का रिलेशनशिप। फिलोसॉफी इज वेरी इंटरेस्टिंग,
जैसे एक सिंपल आपको बता सकता हूँ, जब स्टार्टिंग में मैं फिलोसफी पढ़ता था तो एक ऐसा एक उदाहरण आया था, एग्जाम्पल बोलते हैं कि थोड़ा साउंड बैड खराब लगेगा सुन के, तो लेकिन कभी कभी लॉजिक भी प्रूव करने के लिए ऐसा भी बात कर लेता है फिलोसफी। मतलब इट्स अ टाइप ऑफ फिलोसफी, नॉट एग्जैक्ट फिलोसफी। जैसे कहते हैं कि जैसे मानो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का दाढ़ी होता है ना सर, बियर्ड्स, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का बियर्ड्स है। और राम छागल देखे हो सर आप लोग? राम छागल मतलब जो बड़ा सा बकरा होता है ना, उसका भी दाढ़ी होता है, छागल का भी दाढ़ी होता है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि छागल दाढ़ी देखी चीज, इट्स लाइक दैट। तो राम छागल का भी दाढ़ी है, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी दाढ़ी है। तो क्या राम छागल रविन्द्रनाथ टैगोर है? आप समझ रहे हो ना, इट्स लाइक लॉजिक, सीक्वेंस मेंटेन करके भी बात करते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो इस तरह का लॉजिक को भी लोग यूज करने का कोशिश करता है फिलोसफी में। मतलब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब ऐसा एक बात है सर, जहां 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 क्या बोलते हैं उसको, धुआं होगा वहां वहां आग होगा, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगा। लेकिन क्या जरूरी है जहां जहां धुआं होगा वहां आग होगा? तो इसको लेके ये लोग क्या करेगा, लॉजिकली प्रूव करने का कोशिश करेगा, ठीक है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर धुआं है तो आग है, आग है तो धुआं है, ठीक है। सुनने में थोड़ा अजीब अजीब लगेगा आपको, बट सर दिस इज रियली, मतलब आपको बहुत सारी कंक्लूसिव स्टेज में लेके पहुंचते हैं। और फिर बाद में भगवान के लिए बात करते हैं फिलोसॉफी। मतलब एक है वेस्टर्न फिलोसॉफी, एक है इंडियन फिलोसॉफी। इंडियन फिलोसॉफी में बहुत फेमस फेमस जैसे रामानुजन, जो मैथमेटिशियन है, उनको भी पढ़ा जाता है, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, शंकराचार्य, ठीक है, वेदांत दर्शन। वेस्टर्न फिलोसॉफी में दांते, एरिस्टोटल, बहुत फेमस फेमस फिलोसोफर है सर। जो वेस्टर्न फिलोसॉफी, ईस्टर्न फिलोसॉफी, बुद्धिज्म फिलोसॉफी, ठीक है, जिसको लोग थियोलॉजी भी बोलते हैं, बट इट्स नॉट थियोलॉजी, इट्स अबाउट फिलोसॉफी। मतलब ये दर्शन देखते हैं, मतलब क्या है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, तो वेरी इंटरेस्टिंग। लॉ में भी बहुत हेल्प होते हैं, जो लोग लॉयर्स बनते हैं ना, उनको इस कारण ढूंढना पड़ता है बेसिकली। जासूस जो होते हैं ना, डिटेक्टिव, तो डिटेक्टिव मतलब वो बस खून खराबा ढूंढते हैं या फिर चोर पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बात और थोड़ा गहराई में, बिकॉज ये इंसान के लाइफ का बात है, इंसान के लाइफ का, जिंदगी का बात है, समाज का बात है, देश का बात है, तो आपको बहुत सेंसिटिव वे में सोचना पड़ता है, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट सर। एक बात क्या बताऊं आपको मैं, तो रेशियो डिसाइडेंडी क्या हो गया, इज अ लीगल रूल रिगार्डिंग द लीगल रीजनिंग बिहाइंड द जजमेंट ऑफ द जज और जूरी। लीगल रीजनिंग बिहाइंड द जजमेंट ऑफ द जज और जूरी। आप जो जजमेंट दे रहे हो उसके पीछे का रीजनिंग क्या है। To explore this concept, consider the following ratio deciding definitions। अच्छा चलो देखते हैं definitions हैं। अच्छा ये मैं अभी आपको बोला, the main difference between ratio and obiter dicta क्या है, ठीक है। the main difference between ratio and obiter dicta, ठीक है। ये main difference या obiter dicta क्या है मैं आपको बताता हूँ। the main difference between ratio and obiter dicta is the information under scrutiny। मतलब जिस इंफॉर्मेशन को आप बेसिकली स्क्रूटिनी कर रहे हो, मतलब जजमेंट देने से पहले आपको बहुत सारा मैटर देखना पड़ता है ना सर, क्या रे? किसी भी मैटर में जब जजमेंट आता है तो उसके पहले मैटर को देखा जाता है ना, कि भी क्या खेल है, मैटर क्या है। तो वो मैटर जो है वो स्क्रूटिनी में चलते हैं, इंफॉर्मेशन। रेशियो डिसाइडेंडी रेफर्स टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, दोस थिंग्स दैट नो वन कैन डिबेट। फैक्ट को कौन डिबेट करेगा, फैक्ट को कौन डिबेट करेगा, भाई ये हुआ है, तो उस पर क्या डिबेट। पूरा फैक्ट अगर बताते हैं, मतलब जो केस कर रहा है, ठीक है, वो अगर पूरा फैक्ट बताएगा तो फैक्ट में डिबेट नहीं है। जो भी फैक्ट कोर्ट के पास आएगा, फैक्ट उसी को लेके लड़ेगा, उसी को लेके जजमेंट सुनाएगा, ठीक है। दोस थिंग्स नो वन कैन डिबेट। लेकिन ऑबिटर डिक्टा क्या है, ऑन द अदर हैंड, इज एवरीथिंग इन बिटवीन। ऑबिटर डिक्टा ट्रांसलेट्स टू द बाय द वे, मतलब ठीक है लेकिन, ठीक है लेकिन, ये जो लेकिन बात आता है ना, बाय द वे, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, बाय द वे, अगर ऐसा है तो फिर क्या, इट्स लाइक दैट, ठीक है। मतलब ये ना, जज जो होते हैं ना, डिसीजन सुनाते सुनाते कुछ बोल के जाते हैं, लेकिन वो डिसीजन नहीं होता। रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन सेज इन पासिंग, बोलते बोलते बोल देते हैं, जो डिसीजंस का पार्ट बन सकता है बट डिसीजंस नहीं। आप बात समझ रहे हो, ऑबिटर डिक्टा इसको बोलते हैं। जज जजमेंट सुनाने के, मतलब बताते बताते जब कोर्ट में केस चलता है, जज के मुंह से बहुत सारी चीज वो अटर करते हैं। ऑबिटर डिक्टा का इंग्लिश मीनिंग अगर आपको मैं दिखाऊं, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द एग्जैक्ट इंग्लिश डिक्शनरी का ऑबिटर डिक्टा का मतलब क्या है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। देखो ध्यान से देखो सर, ऑबिटर डिक्टा का इंग्लिश डिक्शनरी का मतलब क्या बताना है। ये जजेस एक्सप्रेशन, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा? हेलो, आप लोग जूम कर सकते हो तो करके देख लो।
हाँ सर, दिख रहा है? हाँ सर। Okay. A judge's expression of opinion uttered in court or in written judgment, but not essential to the decisions and therefore not legally binding as a precedent. An incidental remark, मतलब घटना जब चलता है तो उसके ऊपर कुछ रिमार्क डालते हैं, ठीक है? A judge expressions of opinion uttered in court or in written judgment, but not essential to the decisions and therefore not legally binding as a precedent. मतलब जज बोल के निकलेगा लेकिन वो डिसीजंस का पार्ट नहीं है, इट्स जस्ट इंसिडेंटल रिमार्क है। ओके सर, ठीक है? जैसे कि इसका ये बेसिकली लतिंग फ्रेज है और इसका मतलब है अदर थिंग्स सेड। क्या बोलते हैं सर? अदर थिंग्स सेड, that is a remark in a legal opinion that is said in passing by any judge or arbitrator. It is a concept derived from the English common law whereby judgment comprise only two elements, ratio decidendi and obiter dicta. जो भी जजमेंट होता है ना वो दो चीज पे ही डिपेंड करते हैं सर। बहुत वाइटल दो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत वाइटल दो पॉइंट बता रहा हूँ, ऑबिटर डिक्टा और रेशियो डिसाइडेंडी। ये ऑबिटर डिक्टा जो है सर, ये बेसिकली जब बात होता है उसके बेसिस में ही डिसीजंस लिया जाता है। ऑबिटर डिक्टा इज अ पासिंग जजमेंट, बोलते बोलते निकल रहा है, सेड बाय द वे, ठीक है? आप यहाँ पर भी अगर थोड़ा डिटेल्स में देखोगे, ठीक है, देखो तो फिर अच्छा एक मिनट, उसको खत्म नहीं किया, कंपैरिजन खत्म नहीं किया, कंपैरिजन खत्म कर देते हैं। तो डिफरेंस क्या हो गया? Obiter dicta translates to the by the way and refers to the information that person says in passing. In other words, difference between ratio and obiter dicta lies in the fact that while ratio is binding in its facts, obiter dicta refers to the persuasive statement only. ठीक है? Persuasive का मतलब होता है जो आपको रेफरेंस में ले सकते हैं, आपको प्ररोचित करते हैं कि भाई ये हो सकता है, जो आपको डिसीजंस में हेल्प कर सकता है, बट वो डिसीजंस नहीं हो सकता। For instance, obiter dicta may include the statements a lawyer tells the jury in a criminal case to convince them of his client's innocence in addition to the facts of the case. ठीक है? तो इस तरह का लॉयर भी बोलते हैं जूरी को क्रिमिनल केस में, जो अपने क्लाइंट के इनोसेंस के बारे में बताते हैं, जिसको ध्यान में रखा जाता है ना? डिक्टा का मतलब क्या? डिक्टेशन। हाँ सर, डिक्टेशन, समझ रहे? डिक्टा मतलब लैटिन फ्रेज डिक्टे, डिक्टा, डिक्टा से डिक्टेशन, जो इंग्लिश में डिक्टेशन बोलते हैं हम लोग, डिक्टेशन, डिक्टा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। लॉयर जो अपने जूरी को बताते हैं क्रिमिनल केस में कि भाई क्यों ये इनोसेंस है, हो सकता है कि इन्होंने ये गलती नहीं किया, या फिर गलती किया है तो वो बाध्य था, ठीक है, फोर्स हो गया, अपने आप को बचाने के लिए किया, ठीक है? ऐसे बोलते हैं ना कि टू सेव, सेल्फ डिफेंस में किया, क्यों इनोसेंस है? तो ये सबको ध्यान में रखना पड़ता है, बट दैट इज नॉट अ डिसीजंस, दैट इज नॉट द डिसीजंस, वो डिसाइडेंड ही नहीं है, वो फैक्ट के साथ साथ एक पासिंग बाई है, बाई द वे। फैक्ट एक बताते हैं कि भाई बंदा ने खून किया, बंदा ने चोरी किया, बट क्यों चोरी किया, क्यों खून किया, आप समझ रहे हो ना? लेकिन ये हर क्यों का मतलब ये नहीं कि वो क्यों किया अगर मिल भी जाए, अगर कॉज मिल भी जाए तो क्या कॉज पे आप बता दोगे कि भाई इसलिए खून किया तो भी छोड़ो, लेकिन क्यों है उसको देखना पड़ता है। तो ऑबिटर डिक्टा is a very important point for judgment purpose also, but that is not the judgment only. समझ में आ रहा है? Please tell me some. एंड जो और एक चीज था दैट इज स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशंस। इस पर मैं क्या बताऊं सर, अलग अलग लॉ बना हुआ है। Legislation is that source of law which consists the declaration or promulgated of legal rules by an authority duly empowered by the Constitution in that behalf. It is sometimes called the jus scriptum, written law, as contrasted with the customary law, जो unwritten law है, customary है। unwritten इसलिए क्योंकि जो आपको मैं बता दिया पहले ही, जैसे कि स्मृतिज, पुराण, जहाँ से भी हमारा लॉ निकल के आता है, ठीक है, उसको मॉडर्न डे में उतना वैलिड नहीं किया गया। इसके पीछे मेन रीजन है कि भारत में ये सब नियम को हटा दिया गया, ठीक है, इसलिए अभी ये अनरिटन हो गया। सलमान प्रेफर्स टू कॉल इट एनैक्टेड लॉ, ठीक है, एनैक्टेड लॉ। स्टैट्यूट लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ इज what is created by legislations, for example acts of parliament or state legislature. Legislation is either supreme or subordinate or delegated. Supreme legislation is that which proceeds from the sovereign power in the state or which derives its power directly from the constitution. It cannot be repealed, annulled or controlled by any other legislative authority. Subordinate legislation is that which proceeds from any authority other than sovereign power. It is dependent for its continued existence and validity on some superior authority. Subordinate मतलब सुपीरियर के अंडर में जो है वो अगर सुपीरियरिटी नहीं रहेगा तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी चला जाएगा।
तो इस तरह से स्टैट्यूट्स एंड लेजिस्लेशन का तो अलग अलग लॉ आपके साथ में पूरा इस पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस चैप्टर में ही डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। पर्सनल लॉ में और मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बात किया है ना सर, ये हिंदू लॉ और इस्लाम में मैं बहुत बात किया और मुझे नहीं करना है, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ जो है ये आप लोगों को मैं घर में एक बार पढ़ने के लिए बोलूंगा, बिकॉज यू ऑल नो अबाउट सेकेंडरी लॉ। जैसे ऑलरेडी मैं जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइज तो मैंने बता दिया। सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ जिसके ऊपर से हम लोग इंडियन लॉ में कॉमन लॉ लेते हैं, लॉ मर्चेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रिंसिपल इक्विटी एंड स्टैट्यूट लॉ, ठीक है। एक बार गो थ्रू कीजिएगा सर, ठीक है। जिसमें जैसे कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब चीज़ हम लोग इंग्लिश लॉ से लिए हैं ना सर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ से लिए हैं। तो इस तरह से सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ जो मैं आपको काफ़ी सारा पॉइंट में बात कर दिया, ठीक है। लेकिन जस्ट आपको बोलूंगा, जैसे देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ये सब अलग अलग चैप्टर भी है। कमर्शियल लॉ का पूरा एक अलग चैप्टर पढ़ूंगा आप लोगों में, ठीक है। मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब चीज पढ़ूंगा सर, ठीक है। ये देखो सोर्सेस ऑफ मर्केंटाइल लॉ में क्या है, लॉ मर्चेंट, स्टैट्यूट लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, तो ये सब चीज आगे आगे पूरा लॉ डिस्कशन ही होगा, ठीक है। सोर्स ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ में इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ यूज किया गया है, इंडियन लेजिस्लेचर, जुडिशियल डिसीजंस, कस्टम्स एंड ट्रेड यूजेज, मतलब बिजनेस करने का क्या प्रथा चला आ रहा है, ये सब चीज, ठीक है, जो आगे आगे मैं आपको कमर्शियल लॉ चैप्टर के अंदर बोलूंगा। जुरिस्प्रूडेंस क्या है, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू, एकदम स्टार्टिंग क्लास में ही बोला था। लीगल थ्योरी के अंदर आपको जस्ट मैं बोलूंगा ऑस्टिन क्या कहता है, मैं आपको पहले ही बोल दिया, ठीक है। ऑस्टिन क्या कहता है मैं बोल दिया आपको। यहाँ पर ऑस्टिन का क्रिटिसिज्म है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ सर, ठीक है, कि ऑस्टिन का क्रिटिसिज्म क्या हुआ है, आप लोग प्लीज एक बार देखिए, ठीक है। ऑस्टिन क्या कहा है मैं आपको बोला, रॉस्को पाउंड क्या बोला वो भी मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, ठीक है। यहाँ पर आपको रॉस्को पाउंड का क्रिटिसिज्म भी मिलेगा आपको। सैलमोन ने क्या कहा वो भी मैंने आपको पहले ही बोल दिया, न्यूजीलैंड का बड़ा ही फेमस है, इनका क्रिटिसिज्म भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और हैंस केल्सन ने क्या बोला और उसका क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है। तो सर ये क्रिटिसिज्म आप लोगों के लिए घर में पढ़ने के लिए होमवर्क है, मैंने एक दिन पूछूंगा आपसे, ठीक है। जितना मतलब फेमस फेमस लॉयर्स या जूरिस्ट ने बताया उनका क्रिटिसिज्म और उन्होंने क्या कहा, ठीक है, प्लीज मस्ट गो थ्रू सर, ठीक है। एक बार जरूर गो थ्रू करें, मैंने आपको ओवरव्यू में सारा बता के रखा, ठीक है, इवन डेफिनेशन चैप्टर्स में भी मैंने बता के रखा। ये करने के बाद आप लेसन्स को राउंड अप करें और यहाँ से देखें कि क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह मोटा मोटी पूछा है, ठीक है, एक बार गो थ्रू करें, ठीक है, ताकि आपको ये देखो यहाँ से क्या क्या सब मतलब क्वेश्चंस आ सकता है नॉर्मली, ठीक है, बोला है। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस का और भी बोलूंगा कि क्या क्या करना है, लेकिन पहले टॉपिक को पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। पहले पूरा टॉपिक को कंप्लीट करो, टॉपिक कंप्लीट करके आप मुझे बताओ कि क्या डाउट है आपको सोर्स ऑफ लॉ में। कोई डाउट है तो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक में शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, इतना ही है आज, टाटा। फिर कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके सर, फिर टाटा सबको, बाय। ओके बाय सर। बाय सर, बाय। सर बोलছিলাম बाय सर।